तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए। काफी दिनों बाद आपको ऐसी तस्वीर नजर आएगी बाजार की जिसके देखने के आप आदी नहीं हैं। जी हां, आज है सब जगह लाल निशान, लेकिन फिर भी कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बचा हुआ 1.5 घंटा पूरा रहेगा एक्सपायरी के नाम। तो हफ्ते की एक्सपायरी कहां होगी और आखिरी 1.5 घंटे में कुछ रिकवरी आएगी और बेहतरीन एक्सपायरी होगी, या फिर आज का दिन रहेगा दबाव के नाम? लेंगे इसका पूरा जायजा। शुरुआत करते हैं फाइनल ट्रेड की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, जैसे कि आप कह रहे थे, थोड़ा अजीब लगता है स्क्रीन पर जब लाल निशान आए, पर ज़्यादा भारी गिरावट नहीं है सर, थोड़े वॉलेटिलिटी ज़रूर है वीकली एक्सपायरी की। बताएं आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या हैं? दीप, देखिए, हर रोज आप एक तरह का मूड नहीं रख सकते। दिन के दौरान आपके दिमाग में, दिल में खुशी और गम के कई सारे ऐसे पल आते हैं। वैसे ही हर रोज बाजार तेजी में नहीं रह सकता, हर रोज मंदी में नहीं रह सकता, कभी ऊपर कभी नीचे होगा। इसीलिए बार बार हमेशा मैं ये कहता हूँ कि थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो वो तैयारी रखनी चाहिए कि जब बाजार कभी रिएक्शन उल्टा दे तो उसकी भी तैयारी होनी चाहिए, और जरूरी नहीं कि उसके लिए कुछ ना कुछ कारण हो। फिर भी आज तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की वजह से, थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की वजह से हम कमजोर होते दिखे। तो ऊपरी स्तरों से फिसले हैं, लेकिन वो भी कब? जब नया रिकॉर्ड बनाकर, यानी कि अगर एग्जिट सही लेवल पर और सही वक्त पर हुआ तो आज भी तेजी करने वालों के लिए कोई ऐसी विशेष दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड हाई तो आज भी बने हैं सेंसेक्स और निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी मजबूती के साथ 29,600 के पार निकला, वहां से गिरा है। और जाहिर सी बात है, जब तेजी में लीडरशिप बैंक्स की है तो मंदी में भी वहीं से आती हुई दिखेगी। उन 500-600 अंक बैंक निफ्टी अब नीचे आ चुका है, 29,200 के बेहद करीब है। पावर, मेटल और सबसे ज्यादा एफएमसीजी शेयर जो कि बाजार में अपना योगदान रखते हैं, वो अपनी तेजी दिखा रहे हैं। लेकिन गिरने वाले शेयर में सिर्फ और सिर्फ बैंक्स हैं, और पूरी तरह से टॉप लूजर्स में 4 बैंक आपको नजर आएंगे 5 में से। आइए, डाउ फ्यूचर्स हल्के से कमजोर है। यूरोप के बाजारों में 1% तक का नुकसान आपको देखने को मिलेगा। तो 2 दिनों तक जो कमजोरी हुई है अमेरिकी बाजारों में, वो थोड़ी सी बाजार का मूड बिगाड़ रही है, और अब भी डाउ फ्यूचर्स हल्की सी कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो ये है इस वक्त बाजार का पूरा हाल आपके लिए। दीप, बिल्कुल अनिल जी, तो जैसे कि आप बोल रहे थे सर, निफ्टी पर तो सुपर हिट एक्शन रहा है और नया हाई भी बना, मामूली सी गिरावट है इस समय। थोड़ा बैंक निफ्टी कमजोर है, वो हियरिंग भी चल रही है मॉरेटोरियम मामले की। एक्सपायरी किन लेवल्स के आसपास देख रहे हैं? क्या इसी लेवल पर होगी या यहाँ से थोड़ा और उतार चढ़ाव आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? उसके लिए दीप थोड़ा सा मुझे आपको समय देना होगा। मैं डेटा तैयार कर ही रहा था, निफ्टी के आधे डेटा तैयार किए, निफ्टी के करने के बाद बैंक निफ्टी के करूंगा। लेकिन हाँ, जो पता है और जो सुबह तक के डेटा सारे देखें और जो लेवल्स देखें, उस लिहाज से 29,050-75 ये निफ्टी पर अगला मजबूत सपोर्ट है। और उसके ऊपर 29,175 और 29,275 होता है। 29,275 आपने तोड़ दिया, 29,175 को अभी अभी आपने टेस्ट किया, वहीं पर है। अगला आखिरी पड़ाव जो आप कह सकते हैं 29,050, 29,075 के आसपास का है। 29,025 से 29,075 मान लीजिए। तो ये अहम सपोर्ट है। मुझे लगता है कि इन लेवल के आसपास बैंक निफ्टी की गिरावट रुकनी चाहिए। निफ्टी का जहां तक सवाल है, निफ्टी तो वैसे भी बैंक निफ्टी जितना कमजोर है ही नहीं, 12,875 ये तो उसे तो कमजोरी में आप गिनिए मत, मुश्किल से 20 पॉइंट कमजोर है। मैं कमजोरी 12,900 से गिन रहा हूं। तो अब तक ये हो रहा था, निफ्टी को ऊपर ले जाने की कोशिश बैंक निफ्टी कर रहा था। अब निफ्टी की बारी है कि क्या निफ्टी मजबूत होकर बैंक निफ्टी को ऊपर ला सकता है, या फिर कमजोरी देखने को मिली थोड़ी सी देर में। और हो सकेगा, मैं कोशिश ही करूंगा कि आपको 2:30 बजे के पहले ही मैं अपने डेटा का विश्लेषण दे दूं, 2:20 25 मिनट के आसपास ही, क्योंकि मुझे पता है एक्सपायरी का दिन है और आप डेटा में ये जरूर जानना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल जो कुछ संकेत हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी तेजी की पोजीशन भी जरूर से ज्यादा बनी थी। और कल आज सुबह हम यही बात कर रहे थे, पोजीशन दोनों तरफ ज्यादा बनी हुई है, तेजी की भी और मंदी की भी। और शॉर्ट करने वालों की तो लॉटरी लगी है, तो वो अपनी पोजीशन डेफिनेटली काट ही रहेंगे। सपोर्ट जोन के नजदीक है, और बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी का सपोर्ट जोन 12,800, 12,825 के आसपास है, वहां से हम काफी ऊपर है। तो निफ्टी बेहद मजबूत है, मैं ये कहूंगा, कमजोर नहीं है किसी भी लिहाज से। और बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है। तो मुझे लगता है कि ये अगले 15-20 मिनट देखते हैं, अगर इन लेवल के आसपास मुझे लगता है बाजार सपोर्ट लेकर एक बार ऊपर आने की कोशिश कर सकता है। फिर भी डेटा में जो कुछ नजर आएगा वो हम आपके सामने फिर से रखेंगे। लेकिन एक्सपायरी का दिन है, थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़े उतार चढ़ाव और थोड़े इस तरह के एक्शन के लिए आपको तैयार होना ही चाहिए। ना हो तो फिर मजा ही क्या है। नहीं तो फिर वो हर रोज एक्सपायरी का गुणगान करते हैं। अगर कुछ ना हो, शांति से निकल जाए
तो फिर आनंद भी नहीं। तो थोड़ा फन, थोड़ा एक्शन, थोड़ा रोमांच ये तो होना ही चाहिए। आइए इसी को बढ़ाते आगे। बसीन साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, करते हैं स्वागत बिगुल के साथ उनका भी। स्वागत है बसीन साहब आपका। आप कह भी रहते कि बैंकिंग शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है और अब यहां पर बुक करना चाहिए। आज बैंक निफ्टी करेक्शन को लीड कर रहा है। बताएं सर बाजार के बारे में आपका आउटलुक और साथ ही अपडेट्स। तो मैंने आपको कल भी बोला अनिल जी, टॉप आपसे पकड़ा नहीं जाएगा। 30,000 के चक्कर में मत रहो, कहीं 25,000 ना आ जाए। बैंक्स में बहुत ज्यादा ओवरबॉट पोजीशन है और मेरे हिसाब से ये तो स्टार्टिंग है करेक्शन की। सो बी वॉचफुल ऑन बैंक्स, बुक प्रॉफिट। आई एम नॉट सेइंग शॉर्ट, बट इफ यू कैन बुक प्रॉफिट, दिस इज द टाइम, मोस्ट अपॉर्चुन टाइम टू बुक प्रॉफिट एंड गेट इनटू फार्मा, गेट इनटू आईटी, गेट इनटू कंजम्पशन जहां पे स्ट्रेंथ है। आपको अपडेट भी दे दूं तो मुझे बैंक निफ्टी अभी बहुत वीक दिख रहा है, इसलिए मैं आपको डिस्क्लोजर दे रहा हूं कि वी हैव इनिशिएटेड सम शॉर्ट्स अराउंड 29,500, 29,700 फॉर आवर क्लाइंट्स। अनिल जी, कल मैंने आपको वेदांता कहा था 107.8, आज 117 बिक गया। आज आपको मैंने इन्फोसिस कहा था, वो आपको 1115-18 बिक गया। और मैंने आपको डाबर कहा था, वो भी 508 चल रहा है। अब आप कहें तो मेरे पे 2 बाय 2 सेल है, दोनों आप कहें तो मैं दूं। जी सर बताएं प्लीज। तो पहला बाय होएगा सर क्वालिटी स्टॉक इस समय टीसीएस 2642-44 में लीजिए। 2622 का 2612 का स्टॉप लॉस, 2725 का टारगेट। दूसरा बाय सिप्ला 741, 742, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी इन सिप्ला। yesterday also 735 went to 758, 741-42 में लीजिए। 728 का स्टॉप लॉस, 775 का टारगेट। और शॉर्ट सेल है सर फेडरल बैंक 60 से 60 में बेचिए। 61.5 का स्टॉप लॉस, 55 का टारगेट। सेल स्टेट बैंक 245 to 247, 253, 50 का स्टॉप लॉस, 232 का टारगेट। ओके तो ये 2 बैंक बेचने की राय है और 2 डिफेंसिव स्टॉक खरीदने की राय। पहले खरीदने की राय बता दूं आपको, टीसीएस खरीदना चाहते हैं बसीन साहब 2642, 2644 के आसपास। 2612 2612 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 2725 2725 ये आपके लिए स्टॉप लॉस। अब तो आपके लिए रिकॉर्ड डेट भी आ गई है बायबैक की। सिप्ला खरीदिए 741-42 के आसपास। 728 728 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 775 ये होगा ऊपर का टारगेट आपके लिए सिप्ला में। बेचना है 2 स्टॉक, एक फेडरल बैंक जहां पर 59.75 के आसपास या 60 रुपए 25 पैसे, इस 50 पैसे की रेंज में आप फेडरल बैंक को बेच दीजिए। 61 रुपए 50 पैसे 61.5 ये आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल होगा और आपको बेचना है 55 रुपए के टारगेट के लिए। वही एसबीआई कल का स्टार परफॉर्मर 245 के आसपास यहां पर बिकवाली करनी है आपको। 253 का स्टॉप लॉस लगाइए, 253 का 232 के टारगेट के लिए यहां पर आपको बिकवाली करनी है एसबीआई में भी। तो ये राय है बसीन साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया बसीन साहब। आपसे मुलाकात होगी ठीक 45 मिनट बाद 2:50 पर, तब देखेंगे क्या कुछ करना चाहिए और आगे। आइए बढ़ते हैं आगे और तब तक अब आपके लिए वक्त है इवेंट्स पर नजर रखेगा। कौन सी वो इवेंट्स जिन पर आप नजर रखें कल के लिए, परसों के लिए, बताने के लिए तैयार है मानसी बताइए। शुक्रिया अनिल सर, गुड आफ्टरनून। कल ग्लैंड फार्मा की लिस्टिंग होने जा रही है। इसके अलावा अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट काफी कंपनियों की है। कोल इंडिया 7.5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। इंसेक्टिसाइड इंडिया 2 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। वहीं आईएफएल सिक्योरिटीज एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है जहां पर बायबैक को लेकर सोच विचार किया जाएगा। असाही सोंगवांग इस पर भी नजर रखनी होगी क्योंकि बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। 330 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक की घोषणा की गई थी और कल इसकी रिकॉर्ड डेट है। शनिवार का दिन यानी कि 21 नवंबर के दिन सीए परीक्षा पर सरकार का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 21 नवंबर यानी शनिवार से लेकर 14 दिसंबर तक सीए की परीक्षा होने वाली है। थोड़े इवेंट लाइट चल रहे हैं बट ऑफ कोर्स बहुत सारे मार्केट नॉन मार्केट इवेंट्स हैं जहां पर हम सबकी नज़र बनी रहेगी। आइए आपको बता देते हैं कौन से खबरों वाले स्टॉक्स हैं एक्शन में। वरुण के साथ। वरुण बताइए। देखिए दीप, सबसे पहले तो एस्ट्राजेनेका ने एक अपडेट दिया और उन्होंने ये कहा है कि जो फेज़ 2 का कोविड की दवा का ट्रायल चल रहा है वो इनका अच्छा रहा है। करीब 560 वॉलंटियर्स पे ट्रायल किया है और सबके ऊपर ये सुरक्षित रहा है और अब फेज़ 3 का ट्रायल जो है ये जल्द शुरू करने वाले हैं।
वोडाफोन आइडिया करीब 200 करोड़ डॉलर के आसपास की फंड रेजिंग का प्लान ये कर रहे हैं और इसके लिए काफ़ी सारी कंपनियों से इन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। ये अपडेट आया है वोडाफोन की तरफ से। टाइटन त्योहारों में जो ज्वेलरी सेगमेंट की बिक्री थी उसमें साल दर साल 15% की बढ़ोतरी देखने मिली। ये एक अच्छी खबर है। L&T फिर एक ऑर्डर मिला है इसको, रेल कॉरिडोर के लिए बड़ा ऑर्डर मिला है। करीब 7,000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। प्राइकॉल, इस कंपनी ने अपने राइट इशू का डिटेल्स दिए हैं। 30 रुपये प्रति शेयर पे राइट इशू आने वाला है। 7 शेयर के बदले 2 राइट इशू के शेयर जो है वो आपको दिए जाएंगे और पूरा राइट इशू का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो करीब 81 करोड़ का है। 3 तारीख को राइट इशू शुरू होगा और 17 तारीख को बंद हो जाएगा दिसंबर में। मैक्स फाइनेंशियल्स मित्सुई सुमितोमो से जो फंड जुटाने थे उसके लिए जो भाव है उसके लिए सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। टेक महिंद्रा इन्होंने करार किया है डेल और VMware के साथ एक रिमोट वर्क सोल्यूशन के लिए। इन्होंने ये करार जो है वो किया है। TCS किंगफिशर PLC से इसको डिजिटल सर्विस के लिए एक ऑर्डर मिला है और कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे 10 लाख शेयर्स का एक बड़ा सौदा हुआ है। बिल्कुल, तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं एक्शन में और वैक्सीन की खबरें आती हुई फाइजर मॉडर्ना के बाद अब एस्ट्राजेनेका से भी वैक्सीन को लेकर पॉजिटिव खबर आई है। नजर रखते हैं इन सभी खबरों पर। पहला बिगल क्लोजिंग शो का सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। पहला स्टॉक जो रडार पे आया है दीपांशु वो सेल साइड पे है और स्टॉक का नाम है दीपांशु UPL, यूनाइटेड फॉस्फेट्स लिमिटेड। स्टॉक वीक है, स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक यहां से 10 से 15 रुपए का फॉल इमीडिएटली 1 से 2 दिनों में दिखाएगा। UPL में ऑप्शंस के जरिए 410 वाला पुट 7 रुपए 40 पैसे 7 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। UPL में 410 वाला पुट यहाँ पे CME पे लेने का सलाह रहेगा। UPL ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है। पिछले 3-4 दिनों में स्लाइड कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकडाउन आया है और यहां से लगता है 400 रुपए तक के लेवल UPL में देखने को मिलने चाहिए। इसके लिए 410 वाला पुट यहाँ पे CME पे खरीदारी करें। 4 रुपए का नीचे में इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में टारगेट 12 रुपए से लेके 15 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। बाय UPL 410 पुट एट CME, स्टॉप लॉस 4 रुपया, टारगेट 12 से 15 रुपया। 2 से 3 दिनों में टारगेट देखने को मिलने चाहिए। ओके, 12 से 15 रुपए के टारगेट्स के लिए UPL का 410 का पुट आपको खरीदना है। ये है सुमित जी की राय। आइए एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। टाइटन में एक ब्रेकआउट दिया है। 1335 के करंट भाव से बाय करें, 1330 तक ऐड करें। 1318 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 1370 1375 तक के लेवल्स में कल तक देख रहा हूं। ओके, 1370 1375 टाइटन, ये है एक स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर। और हम सुबह से देख रहे हैं कि स्टॉक में भरपूर एक्शन आ रहा है। एक्स ऑफ बैंक्स अगर आप देखें तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो जबरदस्त तेजी आपको इस बाजार में दिखा रहे हैं, तो वहीं पर थोड़ा फोकस बन रहा है। बैंक्स में हम मुनाफा वसूली का दौर देख रहे हैं, बट आउटसाइड ऑफ बैंक्स कुछ बढ़िया ट्रेड्स बाजार में बनते हुए दिख रहे हैं। टाटा केमिकल्स ये एक स्टॉक है, सुबह अगर याद होगा जय जैकपॉट के रूप में इसे रेकमेंड करके गए थे। 335 की कॉल की खरीदारी की राय उन्होंने दी थी। अब थोड़ी देर में जब जय हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे तो उनसे एक अपडेट इस पर ले लेंगे। साथ ही बाटा, ये एक और कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक है जहां पर सुबह से कई सारे कॉल्स आ चुके हैं। किरण जी ने भी यहाँ पर आपको खरीदारी की राय दी थी आज सुबह, और देखिए वो स्टॉक भी वंडर्स करते हुए दिख रहा है। पालविया साहब के भी स्टॉक ऑफ द डे के पिक ऑफ द डे में था और सिमी जी ने भी ये स्टॉक रेकमेंड किया था। बल्कि सिमी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनसे मैं बाटा पर भी अपडेट लेता हूं और उनकी अगली फ्रेश कॉल भी लेता हूं। तो बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। सिमी जी बताएं, एक तो बाटा पर अपना अपडेट दे दें, क्योंकि 2 टारगेट्स आ गए, 3 में से 2 टारगेट्स तो बाटा पर आपके आ गए, और साथ ही अगर कोई फ्रेश कॉल है तो। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। 3 में से 2 कॉल्स आ गए हैं और अभी बताते हुए 1510 का जो मेरा थर्ड टारगेट था वो भी आ जाएगा, क्योंकि ये अभी भी मेंटेन कर रहा है। मार्केट पूरा सरेंडर कर दिया पर बाटा अभी भी मेंटेन कर रहा है। जैसे दीपांशु मैंने सुबह हिंडाल्को भी दिया था, पर हिंडाल्को अभी नीचे आ गया है, पर यहाँ से मुझे लगता है कि वापस हिंडाल्को में खरीदारी की जा सकती है अगर 227 226 के आसपास किसी ने बेचा है, क्योंकि वही मेरा सेकेंड टारगेट था। तो उसी के आसपास अगर कोई बेचा है तो 217 में वापस खरीद कर घर जाए। अच्छा, मेरा अभी का जो BTST कॉल है वो एक नया स्टॉक है, वो भी कंजम्पशन रिलेटेड।
मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स में वापस से खरीदारी देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें अभी थोड़ा सा मोमेंटम बाकी है। 577 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि करंट लेवल पर खरीदना चाहिए। 560 या 565 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदा जा सकता है। 600 से 610 का टारगेट मैं इनिशियल एक्सपेक्ट कर रही हूँ। वो हो सकता है कल नहीं तो मंडे तक आ जाएगा। तो करंट लेवल पर मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स को खरीदने का सलाह होगा। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर खरीदारी की राय है आपके लिए सिमी जी की तरफ से। तो कंजम्पशन बेसिकली एक स्पेस है जहां पर आप एक्शन आते हुए देख रहे हैं और यहीं पर भरपूर मूवमेंट है। यूनाइटेड स्पिरिट्स है, यूनाइटेड ब्रूअरीज एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। बंसल जी, यूनाइटेड ब्रूअरीज पर भी ट्रेड करना चाहिए, 1065 के लेवल्स पर है। देखिए दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर यूनाइटेड ब्रूअरीज का भी काफ़ी अच्छा है और यूनाइटेड स्पिरिट्स का भी काफ़ी अच्छा है। दोनों तेज दौड़ लगाएंगे। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स को तो आज सुबह मैंने और कुणाल जी ने 10 की कमाई में रिकमेंड किया था और उसके बाद से स्टॉक चल रहा है। दोनों के रुझान बढ़िया हैं, तो दोनों के अंदर बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया ना बना के थोड़ा सा मीडियम टर्म नजरिया बना के दोनों में बाय एंड होल्ड की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज, दोनों में बाय एंड होल्ड करके चले। थोड़ा जो रोटेशन बाजार में आ रहा है वो डेफिनेटली इन स्टॉक्स को और ऊपर के स्तरों पर ले जाते हुए दिख रहा है। गोदरेज कंज्यूमर ये एक और स्टॉक है जहां पर अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। फिलहाल अगर आप देखिए तो यहाँ पर आप थोड़े तेजी आई, फिर मुनाफा वसूली हुई, अब फिर से मूव आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, गोदरेज कंज्यूमर 700 के लेवल्स के करीब है, ट्रेड बनेगा सर? देखिए, सवेरे से ये स्टॉक मेरे और राकेश जी के रडार पर है। दीपांशु, चार्ट बहुत बढ़िया है, कंसोलिडेशन होता हुआ दिखा और उसके बाद अभी ये 50 डीएमए के ऊपर अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो देखिए, आज की बंदी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर ये स्टॉक आज 700 रुपए के ऊपर क्लोज देने में सफल हो जाता है, इंट्राडे में तो जरूर 700 के ऊपर भी गया था, लेकिन 700 के ऊपर क्लोज आएगा तो फिर यहां पर 730 735 तक का एक मूव बिल्कुल देखा जा सकता है। 700 के ऊपर क्लोज आने पर हमारी खरीदारी की राय। ओके, तो 700 के ऊपर के क्लोज का इंतजार करें और फिर आप यहां पर खरीदारी आते हुए देख सकते हैं। बट गोदरेज कंज्यूमर ये एक और स्टॉक है जो आपके रेडार पर होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके आप कंजम्पशन की तरफ ही आप नजर डालिए क्योंकि मोमेंटम वहां पर भी बन रहा है। निचले स्तरों से बर्जर पेंट्स में अच्छी रिकवरी आ रही है, उस स्टॉक पर भी नजर रखिए। एक्शन भरपूर आते हुए वहां पर भी आपको दिखेगा। महानगर गैस यहाँ पर 2% की तेजी है, सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे और अभी भी देखिए तो मूव अच्छा आते हुए दिख रहा है वहां पर। और HUL भी अब फाइनली थोड़े पार्टिसिपेशन आपको करते हुए दिखा रहे हैं। तो देखते हैं ये मार्केट को सपोर्ट अब कंजम्पशन कर पाता है कि नहीं। बिगुल सिमी जी के लिए माफ कीजिएगा, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, वापस से टाटा केमिकल्स में एक नया रैली देखने को मिलना चाहिए। सुबह 359 तक गया था, अभी थोड़ा सा 352 353 के आसपास सेटल कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे वापस से फ्रेश गमशन देखने को मिलेगा। 345 का हल्का सा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। पहला टारगेट होगा 363 और दूसरा होगा 368। टाटा केमिकल्स वापस फ्रेश खरीदारी करने का सलाह मैं दे रही हूँ। अरे 353 तो चल ही रहा है सिमी जी। 353 354 का भाव है, 353 का टारगेट 363 और 68 ये दो टारगेट्स मैंने दिया है। आज सुबह का हाई था 359, मैं नया हाई देख रही हूँ 363 का और 368 का। मैंने 353 बता दिया क्या? वो तो फिर गलती हो गया मुझसे। पता नहीं आपने एक्चुअली मैं नया हाई देख रही हूँ। नहीं, पता नहीं आपने गलत सही बोला, मैंने गलत सुना, या आपने गलत बोला मैंने सही सुना। ये तो पता नहीं कहाँ गलत हुआ कहाँ सही हुआ, लेकिन ठीक है, अब ये परफेक्ट है, टारगेट बढ़िया है। 363 368 363 368 इस टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ये रहा सिमी जी। सिमी जी, आपसे सेल कॉल दिया ही नहीं जाता ना, बहुत मुश्किल होती है ना? बहुत मुश्किल होती है। चलिए बढ़िया है। तो इस कमजोर बाजार में भी हाँ बिल्कुल मुझे मालूम है, इस कमजोर बाजार में अभी भी अच्छे बाय कॉल्स हैं और वो बाय कॉल्स ज्यादातर आपको FMCG स्टॉक से आते हुए दिख रहे हैं, वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। आइए बढ़ते आगे और इस बीच कुछ और बैंक्स कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, उन पर फोकस किया जाए। SBI 4% गिरा है, 241 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
RBL 4.5% गिरा, जो कि आज ही बैन में आया था। बैन में आते ही वो कहते कि सिर मुड़ाते ओरले पड़ गए, वैसा वाला हाल हो गया। और ICICI बैंक भी 0.4% नीचे, जो कि बैंक निफ्टी की कमजोरी को लीड कर रहा है। ICICI बैंक, जरा इसके चार्ट पर एक बार राय ले ली जाए। ये बताए बंसल जी, ICICI बैंक में किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस कहां रखना चाहिए? देखिए अनिल जी, अगर लॉन्ग पोजीशन है तो लॉन्ग पोजीशन का जो स्टॉप लॉस था 487 का था, उसके नीचे ये आ चुका है। और अब अगर दूसरा कोई लेके रुका हुआ है तो अब जो नेक्स्ट स्टॉप लॉस आता है वो आता है 477 पर। 477 पे बड़ा एक स्टॉप लॉस आता है। जिनकी लॉन्ग पोजीशंस है 477 का स्टॉप लॉस लगाएं। और एक काफी बड़ा सपोर्ट इसका 470 के स्तरों पर है, और लगता नहीं है कि 470 के नीचे जाना चाहिए। अगर 470 के नीचे जाएगा तब दिक्कत होगी। जिसने शॉर्ट टर्म नजरिए से लिया हुआ है एकदम, उसके लिए स्टॉप लॉस है 477 का। ओके, 477 का स्टॉप लॉस। और इस बीच 29,000 के बेहद नजदीक पहुंचता हुआ बैंक निफ्टी, और ये मेक और ब्रेक लेवल है और इसके नीचे जाने की तैयारी है। और अगर इसके नीचे गए तो बैंक निफ्टी में मुश्किल बढ़ेगी। मेरे डेटा भी तैयार है, अगले 5 मिनट में मैं आपके सामने डेटा रखूंगा। और 12,800 के करीब पहुंचता हुआ निफ्टी तो पिछले कुछ मिनटों में बिकवाली तेज होती हुई दिख रही है इस वक्त बाजार में। आइए इसी बीच एक स्टॉक जो पिछले 2 दिनों में बड़ा मजबूत हुआ है वो है स्पाइस जेट। आइए उसी पर फोकस करते हैं। क्या वजह है स्पाइस जेट में इतनी बड़ी तेजी हुई है? देवांशी बताने के लिए तैयार है। देवांशी बताइए, क्या कुछ बड़े डेवलपमेंट स्पाइस जेट के लिए आज? बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए इनके लिए 2 बड़ी खबर आती हुई देखिए आज। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्पाइस जेट में हमने देखा कि जो PLF यानी कि इनके जो पैसेंजर लोड फैक्टर है उसमें हल्की सी बढ़त जरूर होती हुई दिख रही है। तो कुल मिला के जो DGCA की तरफ से डेटा आता हुआ दिखा है उसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम मंथ ऑन मंथ देखें तो हल्का सा सुधार इनकी एविएशन ओवरऑल एविएशन इंडस्ट्री में होता हुआ दिख रहा है। पैसेंजर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर जरूर बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था जो US FAA जो एजेंसी है, उन्होंने अब बोइंग 737 पर जो बैन लगाया था वो हटा दिया है। ये जब क्रैश हुआ था 20 महीने पहले की बात है, जब ये प्लेन 737 बोइंग जब क्रैश होता हुआ दिखा, उसके बाद FAA ने इस पर बैन लगा दिया था। अब वो बैन हटता हुआ दिख रहा है। ये स्पाइस जेट के लिए इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि अगर आप उनकी पूरी फ्लीट देखें स्पाइस जेट की, तो उनमें 12-13 जो विमान है वो बोइंग 737 है। ये ग्राउंडेड हो चुके थे, लेकिन अब इनके पास ज्यादा विमान है उड़ाने के लिए। और जिस तरह से पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ भी अब बढ़ती हुई दिख रही है, इसका फायदा स्पाइस जेट को जरूर मिलता हुआ दिखेगा। यही नहीं, आप अगर बाकी IT कंपनीज के ऊपर भी नजर करें जिनको फायदा होता हुआ दिखेगा, उसमें साइंस सबसे ज्यादा है। साथ ही आप देखिए HCL टेक जैसी कंपनीज हैं जिनको एविएशन या बोइंग 737 से काफी ऑर्डर्स मिलते हैं छोटे छोटे। लेकिन अगर आप साइंस को देखें, सबसे ज्यादा ऑर्डर्स इनको मिलते हुए दिखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन या एविएशन की अगर हम बात करें तो इनकी आय में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है इस सेगमेंट का। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि एक तो स्पाइस जेट में लगातार तेजी बनती हुई दिख रही है क्योंकि अब इनके पास ज्यादा विमान है उड़ान भरने के लिए। 20 महीने के बाद ये बैन हटता हुआ दिखा है, तो इसी के चलते आज स्पाइस जेट पर इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। और कई IT कंपनीज है जिसके चलते थोड़े से इम्पैक्ट होती हुई दिख रही है। ओके, तो स्पाइस जेट पर यह है एक बड़ा डेवलपमेंट जिसका फायदा स्पाइस जेट को मिला है और आज भी स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो स्पाइस जेट में 737 बोइंग जो पिछले लगभग 2 साल से बंद पड़े थे दुनिया भर में, अब उसके लिए एक क्लियरेंस आ गई है अमेरिका के एविएशन अथॉरिटी की तरफ से, तो अब ये उड़ा पाएंगे। भाग चुका है स्टॉक काफी। कुणाल जी, प्रॉफिट बुक करने का वक्त है स्पाइस जेट में या फ्रेश खरीदारी? अनिल जी देखिए, 4 दिनों में हमने इसमें एक तूफानी तेजी देखी है और उसके बाद अनिल जी आज ऊपर के लेवल से थोड़ा नीचे आया है बाजार के साथ। मुझे लगता है अनिल जी एक बार प्रॉफिट बुक कर लेने में हर्ज नहीं है, दोबारा नीचे खरीदारी के मौके मिलेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह का ये इंपल्स रहा है, इसका जो प्रॉपर करेक्शन है वो 65 रुपए के आसपास तक स्टॉक को ला सकता है। तो और यहां से 4-5 रुपया नीचे मिल जाए तो वहां पर खरीदारी करें। वैसे स्टॉक का ओवरऑल टारगेट अनिल जी 80 रुपए के आसपास बनता है। ओके, वैसे तो जैन साहब भी बैठे हैं, लेकिन मुझे मालूम है जैन साहब को एविएशन स्टॉक्स पे राय देने में बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए मैंने जैन साहब से पूछा नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं जैन साहब, थोड़ी देर में आपके पास भी आ रहा हूं मैं, लेकिन तब तक सुमित जी का सुपर हिट तैयार है, आइए देख लेते हैं एक बार। बताएं सुमित जी।
अनिल जी, आप स्पाइस जेट की बात कर रहे थे, आप मेरे से पूछना भूल गए। अनिल जी, 17 तारीख को स्पाइस जेट हमने बाय दिया था और उसके बाद 30% का अनिल जी मूवमेंट आया है 2 दिन के अंदर। तो जी बिजनेस पे ही मिलता है ये 30% का रिटर्न। फाड़ू मूव आया है अनिल जी स्पाइस जेट में। एब्सोल्युटली। तो अच्छा, अरे मैं ना वो 17-18 तारीख को थोड़ा कम काम कर रहा था। मैं खाली है ना मतलब तन और मन के साथ मतलब जो काम करते हैं, तो मेरा मन शायद कम था। मैं दिवाली के मूड में ज्यादा था, छुट्टियों के मूड में, इसलिए मिस हो गया। लेकिन अभी याद आ गया, आपने रिमाइंड किया। बिल्कुल स्पाइस जेट पर आपने दमदार कॉल दी थी। सुमित जी बधाई, वाकई में 2 दिनों में 30% का मूव, बड़ा कमाल का मूव, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो आपके एकदम फ्लाइट और एरोप्लेन नहीं, सैटेलाइट वाला कॉल था। बताएं सर, अब क्या करना है? अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनिल जी जो स्टॉक रडार पे आया है वो है सेल साइड का बैंकिंग स्टॉक और दिग्गज स्टॉक। एचडीएफसी बैंक 1375 का स्पॉट लेवल्स के हिसाब से भाव चल रहा है। इसको अभी का अभी बेचे, स्टॉक के अंदर गिरावट आएगी। स्टॉक के अंदर एक बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही है। स्टॉक यहां से अच्छा फॉल दिखाने को तैयार है। पुट के जरिए काम किया जा सकता है। एचडीएफसी बैंक का 1360 का पुट 15 रुपए पे अभी अवेलेबल है, इसको खरीदारी करें। एचडीएफसी बैंक का 1360 का पुट खरीदारी करें, चूके नहीं। जिस तरह से बैंक निफ्टी में गिरावट आ रही है, ये स्टॉक यहां से गिरेगा। एचडीएफसी बैंक के अंदर मेरे को जो टारगेट लगते हैं 1340 1330 तक के लगते हैं। स्टॉक ने कल का और परसों का लो ब्रेक कर दिया है, तो ये यहां से गिरावट दिखाने को तैयार है। पुट के अंदर 1360 वाला पुट यहां पे खरीदारी करें। नीचे में 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 25 रुपए से लेकर 35 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाय एचडीएफसी बैंक 1360 पुट एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 7 रुपया, टारगेट पहला 25, दूसरा 35। ओके, 25 से 35 के टारगेट के लिए। और अब मेरी स्ट्रेटेजी भी 2:30 बजे वाली तैयार है, लेकिन उससे पहले एक बार जैन साहब से एक राय लेनी है, और वो राय लेनी है तमाम कंजम्पशन वाले स्टॉक्स पे। जैन साहब, बाटा, टाइटन, जो आप नाम लें, जो आप नाम नहीं लेते, काम नहीं लेते, वो भी, यूबीएल 1050 ये भी बढ़ रहा है। आईटीसी जो आप नाम और काम नहीं लेते हैं वो भी बढ़ रहा है। गोदरेज कंज्यूमर, मैकडोवेल, जो आप बोले सब कंजम्पशन वाले भाग रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाले? क्या कंजम्पशन स्टॉक्स में, फार्मा शेयरों में फिर से आईटी शेयरों में खरीदारी का वक्त है, या हाई बीटा जो निफ्टी, माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी बैंकिंग शेयरों से निकल कर क्या इनमें आईटी, फार्मा, एफएमसीजी में आने का वक्त है? नहीं, बिल्कुल है अनिल जी, आपने बहुत सही पकड़ा है। जब मार्केट्स में एक बार करेक्शन का मोड आता है, तो ये स्टॉक इतने दिन अंडर परफॉर्म कर रहे थे। आप देखिए एचयूएल, अभी मैं शो में आने के पहले ही कॉल्स देके आ रहा हूँ मेरे क्लाइंट्स को ये एचयूएल के बारे में, क्योंकि ऐसे लेवल पे 2100 रुपए एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जहां से अच्छा खासा बाउंस आ सकता है। और सारे ही ये जो एफएमसीजी स्टॉक्स है कंजम्पशन वाले, ये अच्छा करेंगे, क्योंकि देखिए वैसे तो ये कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान भी अच्छा कर रहे थे, और अब जब माहौल वापस से नॉर्मलसी की तरफ आएगी तो वैसे दूसरे स्टॉक्स तो करेंगे ही, बट यहाँ पे डिफेंसिव जो बेट है वो दिखता है। और आपने सही कहा, इवन यूनाइटेड स्पिरिट्स चार्टिकली बहुत बेहतरीन दिख रहा है, और इन सब का कंजम्पशन बढ़ रहा है। विंटर्स आता है तब कंजम्पशन भी बढ़ता है, और फेस्टिव डिमांड भी रहती है इस टाइम पे। तो ओवरऑल आई फील कि आईटीसी इज अगेन अ ग्रेट बेट, गोदरेज कंज्यूमर इज अ गुड बेट। मुझे टाइटन महंगा लगता है, ठीक है चल सकता है, बट टाइटन महंगा लगता है। और हो सकता है कि मुझे लगता है कि ये ज्वेलरी स्टॉक्स में भी वापस से चाल आ सकते, तो मैं अगेन वहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स है ज्वेलरी के, वहां पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। बट ओवरऑल एफएमसीजी स्टॉक्स में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एचयूएल विल बी माय टॉप पिक एज ऑन डेट। ओके, तो एचयूएल बढ़िया पिक है। जैन साहब की ऑलरेडी वो रेकमेंड भी कर रहे हैं, और भी कुछ बेहतरीन पिक्स जैन साहब की तरफ से भी आएंगे, उसका इंतजार है। पर आइए बिगुल बजा के अनिल जी के पास चलते हैं स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, ऑफकोर्स भारतीय बाजार कमजोर हैं, डेज लो पर ट्रेड कर रहे हैं, और ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़े फिसलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले डाउ फ्यूचर्स सपाट थे, अब 130 अंक नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स भी दिख रहे हैं सर, और ये पिछले 10-15 मिनट का ही एक्शन है। तो डाउ फ्यूचर्स डेज लो पर आते हुए देखें, एक सडन फॉल आया है डाउ फ्यूचर्स में। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी आधे % से ज्यादा की गिरावट है। यूरोप के बाजार जहां पर ठीक ठाक शुरुआत हुई थी, वो भी अब डेज लो पर ट्रेड कर रहे हैं, आधे % से ज्यादा नीचे। एशिया में मिला जुला कारोबार रहा। जापान और हांगकांग यहां पर आधे % की गिरावट थी, बट चाइना के बाजार आधा % ऊपर थे। बट डेफिनेटली जितने भी ग्लोबल बाजार सर इस समय ट्रेड कर रहे हैं वो डेज लो पर हैं, और भारतीय बाजारों में थोड़ी ज्यादा गिरावट है। बताइए सर क्या करना चाहिए? बिल्कुल दीप, देखिए मार्केट हर रोज
ऊपर जाएंगे ऐसा हो नहीं सकता। और आज भी अगर आप देखें तो एक बार तो सेंसेक्स और निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई आज भी बनाया है ना, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया। अब आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी 13,000 के नजदीक तो देखनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचें कि हमेशा स्मूथ राइड रहे, बिल्कुल हम चाहे वैसे हो, अब देखिए अचानक से डाउ फ्यूचर्स 100-125 पॉइंट गया है, तो ये तो होगा किसी न किसी रीजन से कभी न कभी करेक्शन होगा। आमतौर पर 1.5-2 दिन का करेक्शन होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आज रात को अमेरिका में रिकवरी आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर थोड़ा करेक्शन गहरा हो सकता है। आप नॉन स्टॉप आप देखिए 2,000 पॉइंट निफ्टी पर चले हैं, बैंक निफ्टी पर 5,000 पॉइंट चले हैं, तो हल्के फुल्के करेक्शन तो होंगे, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे लोग पूछ भी रहे ये क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया। अब ये वही वाली बात है कि तेजी होती तब सबको अच्छा लगता है, मंदी होती तो सबको लगता है ये अचानक से क्या हो गया। इसका एक ही सिंपल सॉल्यूशन है, ये कभी नोटिस देके नहीं आएगी, तो आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन कंट्रोल में रखनी है और स्टॉप लॉसेस आपको मेंटेन करने, अंदाज से नहीं करना। अब मैं बता दूं आपको क्या है, डेटा में क्या दिख रहा है। पहली चीज, आप 12,800 ये आखिरी उम्मीद है सपोर्ट के तौर पर जिसको निफ्टी ने तोड़ा है। क्यों आखिरी उम्मीद? क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 12,800 पर है 76 लाख शेयरों का। और दीप अब मैं बताऊं कि देखिए जब तेजी होती है तो भरपूर तेजी क्यों होती है? किसी एक पर्टिकुलर लेवल के पार निकलने के बाद निफ्टी में एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होती है, और जब कमजोरी आती है तो वही चीज रिवर्स होती है, और तब आप एक लेवल के नीचे जाने पर निफ्टी में काफी तेजी करने वाले ट्रेडर्स है उनकी पोजीशन रिस्क पर आ जाती है। अब आप देखिए 12,800 का लेवल तोड़ने के बाद निफ्टी में देख, नोट करिएगा, ये मैं बता रहा हूं आज एक्सपायरी का दिन है इसलिए ऑप्शन में पोजीशन काफी ज्यादा, 2,31,00,000 शेयर ऑप्शंस में ऐसे हैं निफ्टी में जो रिस्क पर हैं। ये जिन्होंने पुट ऑप्शन वाले जो राइटर्स हैं जिन्होंने पुट बेचे हुए हैं यानी कि तेजी की पोजीशन बनाई हुई है, उनके लिए अनलिमिटेड रिस्क है। तो ये 2,31,00,000 शेयर 12,800 के, तो ये 2,31,00,000 शेयर 12,800 के टूटते ही रिस्क पर है। 12,850 पे ये 1,55,00,000 शेयर थे, तो अच्छी खासी पुट राइटिंग होकर रखी है। तो 12,800 के नीचे आने के बाद 12,750, 12,700 ये आपके लिए आखिरी उम्मीद है, यहां तक बाजार आ सकता है। यहां पर मेरे ख्याल से करेक्शन पूरा करना चाहिए 12,700, 12,750 की रेंज में। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर फ्रेश कमजोरी और थोड़ी लंबी कमजोरी की बात बन सकती है। अदरवाइज एक्सपायरी का प्रेशर और पुट ऑप्शन में तगड़ी पोजीशन जो ट्रेडर्स की बनी हुई है वो अनवाइंड हो रही है, और वो यहां रुक जाएगी तो ठीक है, नहीं रुकेगी तो मामला गड़बड़ है। अब आइए बैंक निफ्टी 28,700, अच्छा ऊपर कितना जा सकता है वो भी बता दूं। अब निफ्टी में 12,950 पार करना मुश्किल होगा क्योंकि वहां पर 48 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट खेला। अब आप तो वहां से 100 पॉइंट नीचे भी आ गए, तो मेरे ख्याल से 12,700, 12,750 ये आखिरी सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए, और यहां पर अगर रुका तो ठीक, और रुकना चाहिए मेरे ख्याल से, और नहीं तो फिर आपके लिए आने वाले 2-3 दिनों के लिए कमजोरी का संकेत मिलेगा अगर 12,700, 12,750 की रेंज को आप तोड़ते हैं तो। अब आइए बैंक निफ्टी में। समस्या बैंक निफ्टी में ज्यादा गंभीर है, और उसकी वजह यह है कि 29,000 का लेवल तोड़ने के बाद बैंक निफ्टी में लगभग 90 लाख शेयर ऐसे पुट राइटर्स हैं जो रिस्क पर हैं, और बैंक निफ्टी में ये पुट राइटर्स 29,500 से लेकर 29,000 की रेंज में हर एक लेवल पर पुट राइट करके बैठे हैं। बैंक निफ्टी के लिए मैं बता दूं आगे क्या सपोर्ट रेंज क्या है, 28,725, 28,850 नोट करके रख लीजिए। 28,725, 28,850 ये बैंक निफ्टी पर आखिरी उम्मीद है सपोर्ट के लिहाज से 29,000 तोड़ने के बाद। यहां रुके तो ठीक, नहीं तो फिर आपके लिए 29,400, 29,550, 28,550, 28,600 अगला सपोर्ट के काम करेगा। मेरा ये समझना है 28,725, 28,850 इस लेवल को होल्ड करना चाहिए। तो ये जो पैनिक हुआ है अभी कुछ मिनटों में, उसमें डाउ फ्यूचर्स की वजह से ज्यादा पैनिक होता हुआ दिखा है, और जो डाउ फ्यूचर्स की वजह से पैनिक हुआ है उसमें आपको अपनी पोजीशन स्टॉप लॉसेस के साथ मेंटेन करनी है। मुझे लगता है सपोर्ट लेवल के नजदीक आता दिख रहा है 28,850, 12,000 और 12,750 ये लेवल होल्ड होता है अगर अगले आधे घंटे में तो ठीक है। अगर ये टूटते हैं और इनके नीचे बंद होती है तो फिर कल के लिए समस्या है। अदरवाइज आज की तेज गिरावट, जो जरूरत से ज्यादा गिरावट आपको ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में दिख रही है, उसकी वजह एक्सपायरी का इफेक्ट है और एक्सेस लॉन्ग पोजीशन। एक्सेस पोजीशन चाहे वो लॉन्ग साइड पर हो चाहे शॉर्ट साइड पर हो, दोनों के लिए खराब है। आपने देखा है एफआईएस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 71% पर पहुंच गई, और हम लगातार इसलिए कहते भी हैं कि 72-75% की रेंज में आते ही एफआईएस की तरफ से लॉन्ग पोजीशन, वहां पर वो थोड़ा हाथ खींचते हैं। और जाहिर सी बात है जो लोग इतना खरीद कर बैठे हैं और 13,000 पर आज लाइफ टाइम हाई पर इंडेक्स है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, इसलिए आपको अपने स्टॉप लॉसेस के साथ मेंटेन करना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल, तो स्टॉप लॉसेस मेंटेन करिए। थोड़ा सपोर्ट्स के करीब हैं बाजार, यहां से फिसलते हैं तो चिंता की बात है, वरना कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। चलिए कुछ और कॉल्स आपके लिए तैयार हैं, चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपर हिट के लिए।
बताइए सुमित जी। दीपांशु, सेल साइड का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। वीकनेस दिखा रहा है, यहां से अच्छा वीकनेस दिखाने को तैयार है। 470-71 स्पॉट लेवल से यहां से गिरेगा। पुट के जरिए 470 वाला पुट एट द मनी पुट हो गया ये, इसको लेने का सलाह रहेगा। 10 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, 10 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इसको यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। भारतीय एयरटेल में कल का लो टूटा है। भारतीय एयरटेल हमने कल परसों से बोला है कि दबाव दिखेगा और इसके अंदर सेलिंग देखने को मिलेगा। कल हमने फुल तेजी के मार्केट में भारतीय एयरटेल में कॉन्ट्रा कॉल दिया था और कल जो सेल का व्यू दिया था उसमें टारगेट हिट हुआ है और हम रैली को एक्सटेंड कर रहे हैं और अब हमें लगता है कि भारतीय एयरटेल यहाँ से और नीचे के लेवल दिखाएगा। टारगेट्स हमारे नीचे में 440 से लेकर 450 के हैं। इसके लिए भारतीय एयरटेल में 470 वाला पुट यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं 5 रुपए 50 पैसे का। ऊपर में टारगेट होगा 16 रुपए से लेकर 20 रुपए का। बाय भारतीय एयरटेल 470 पुट एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 5 रुपए 50 पैसा, टारगेट ऊपर में 16 रुपए और 20 रुपए। 1 से 2 दिनों में ये देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो एक के बाद एक 2 शॉर्ट कॉल आते हुए दिखे सुमित जी की तरफ से। एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल है, इनफैक्ट यूपीएल भी है। आज यूपीएल सचिन जी ने सुबह पहला शॉर्ट कॉल दिया था, वहां से शुरुआत हुई थी, शो खत्म होते होते और अब शॉर्ट कॉल भी आते दिख रहे हैं। हमारे साथ श्रीकांत चौहान साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। श्रीकांत जी बताएं, जिस तरह की तेज गिरावट हुई है, कोई शॉर्ट आइडिया है आपके दिमाग में या फिर निचले स्तरों पर कुछ खरीदने की सोच रहे हैं? अनिल जी देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो एक काफ़ी गिर चुका है, यानी कि 200-250 पॉइंट की तरफ का एक हमने फॉल देखा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा रुक सकता है इस लेवल पे और इसी वजह से लगता है कि जो ऑटो इंडेक्स जहाँ पे सबसे बड़ी तेज़ी बनी है वहाँ पे हम बजाज ऑटो को लॉन्ग करके चलेंगे। 3055 या 3060 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इसने अभी तक इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इसके बाद अगर ये पार्टिसिपेट करता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक 3120 या 3150 के लेवल्स भी छू सकता है। तो 3030 के एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बजाज ऑटो को बाय करें और 3120 3150 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करके चलें। ओके, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। ऐसी आवाज भी आपके पीछे ऐसी आ रही है जैसे बजाज ऑटो का स्कूटर ही चल रहा हो। बिल्कुल वैसे ही कुछ म्यूजिक आ रहा है। हाँ ये देखो, हाँ आप सबको भी आ रहा होगा। बिल्कुल आप तो एकदम श्रीकांत जी जो कहते हैं ना, कैरेक्टर में घुस गए एकदम। जब बजाज ऑटो का कॉल ले रहे तो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक भी बजाज ऑटो का। श्रीकांत जी किसका म्यूजिक है ये? अनिल जी थीम के साथ दे रहे हो? ये अनिल जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैंने उनको बोला था 1 घंटे के लिए पॉज ले, लेकिन उन्होंने वापस चालू किया। तो मैं वॉइस म्यूट पे रखूंगा, अगर कॉल रहेगी। नहीं ठीक बात है। अरे नहीं, अरे हम तो एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप यही म्यूट कर देते हैं तो हमें 2 मिनट मुस्कुराने का मौका कहाँ मिलता है। ये देखो पार्ट ऑफ लाइफ है। जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो जो चीज घर की है वो ऊपर रहेगी। जैसे हम ऑफिस जाते तो जनरली ऐसा होता है ना, अपने फैमिली मेंबर्स को ऑफिस में लेके जाते हुए, अरे भाई जरा ढंग से बिहेव करना है, हमारा ऑफिस है। वैसे ही ऑफिस अगर घर पे आया तो घर की तरह ऑफिस चलेगा, ऑफिस वाले घर जाएंगे तो ऑफिस की तरह बिहेव करेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चित होकर बेतकल्लुफ आराम से जैसे है ओरिजिनल रहिए, कुछ फॉर्मेलिटी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो ये है आपके लिए वर्क फ्रॉम होम के। अब तो क्या आदत ही हो गई, साइड इफेक्ट इतने समय से देखते देखते हम तो तैयार ही हो गए। आइए सेठी साहब भी तैयार है, स्वागत करते हैं बिगुल के साथ। सेठी साहब आज तो आपकी सख्त जरूरत है। मतलब एक आध कॉल से काम नहीं चलेगा, आज तो आपके 5-7 बाय कॉल चाहिए तब जाके मार्केट संभलेगा। बताएं सर क्या करना है? गुड आफ्टरनून अनिल जी। नहीं बिल्कुल, आज भी एक्चुअली बाजार में एक भारी गिरावट आ रही है। जैसे सुबह के समय में था तब मैंने ये कहा भी था कि करंट लेवल्स पे थोड़ा कॉशियस रहना है और मेरा कल परसों से ही ये कहना था कि अब थोड़ा बैंकिंग और एनबीएफसी जो कि काफी चल चुके हैं वहां पे प्रॉफिट बुक करने चाहिए और डिफेंसिव की तरफ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और सुबह भी जो कॉल्स थे वो सब ऑलमोस्ट सबने टारगेट किया, जिसमें सबसे कमाल तो वेदांता ने किया जो 108 के लेवल पर रिकमेंड करा, 115 का टारगेट अचीव किया। और अभी भी मुझे लगता है बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है, बट सेक्टर थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। मुझे लगता है डिफेंसिव की तरफ ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे मैं आज 2 स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा। एक एफएमसीजी स्पेस है और एक फार्मा स्पेस है। अरे वाह, चलिए तो बहुत बढ़िया, डिफेंसिव से शुरुआत करें। बताएं सर, कैश मार्केट का स्टॉक भी है कोई? हाँ बिल्कुल अनिल जी, कैश मार्केट का स्टॉक है, एक फार्मा स्टॉक है। वैसे कल भी एक फार्मा स्टॉक मैंने टोरेंट फार्मा रिकमेंड करा था, जिसमें आज सुबह 50-60 रुपए की तेजी हुई, बाद में अभी भी वो कल के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, बट एक अच्छा स्टॉक है। बाकी आज जो कैश मार्केट का फार्मा स्टॉक है, एक जबरदस्त कंपनी है, एक एमएनसी फार्मा कंपनी है, कंपनी का नाम है
ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा बहुत ही सॉलिड कंपनी है, यूके बेस्ड पेरेंट है। इसको दुनिया में एक ग्लोबल पावर हाउस ऑफ वैक्सीन माना जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, जो कि 160 कंट्रीज में इनके ऑपरेशन है। 30 वैक्सीन पे ये बनाते हैं और कई पोटेंशियल वैक्सीन इनके पाइपलाइन में है। और ये जो अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना के लिए वैक्सीन का इजाद होने जा रहा है, उसमें ग्लैक्सो की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी, भले कोई भी कंपनी वैक्सीन निकाले। और इनके पास एक पाथ ब्रेकिंग एडजुवेंट टेक्नोलॉजी है, जिसकी डिटेल्स तो अपने को देखनी पड़ेगी, बट वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए वो एक पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है जो कि ग्लैक्सो के पास ही है। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 26%, एक जीरो डेट कंपनी है, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 75% की हिस्सेदारी है, DII भी अराउंड 14% ओन करते हैं। ये स्टॉक जो कि 1450 के लेवल 1445 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मेरा इसमें इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 1525 का टारगेट है और 1425 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1425 का स्टॉप लॉस और 1525 का टारगेट। ग्लैक्सो बहुत ही बेहतरीन कंपनी, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक जो हमेशा सेठी साहब पकड़ कर लाते हैं, अच्छी क्वालिटी के शेयर आपके लिए। सेठी साहब, ये तो हुआ कैश का स्टॉक। फ्यूचर्स सानिल जी, फ्यूचर्स से जो स्टॉक है, एक FMCG कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले आप और संदीप भी चर्चा कर रहे थे। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। स्टॉक 2140 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ही अच्छा लेवल है इस स्टॉक को खरीदारी करने का। अपने हाइट से काफी पिटा हुआ है। हाल ही में सितंबर तिमाही के नतीजे बेहद ही शानदार थे, ऑपरेशनली बहुत ही अच्छे नतीजे थे, पॉपुलर ब्रांड्स है। और बाकी अभी इस बाजार में इतने एलिवेटेड लेवल्स पे 13,000 के आसपास, मुझे लगता है FMCG स्टॉक्स बिल्कुल बाजार में एक डिफेंसिव का रोल अदा करेंगे और यहाँ पे सेफ्टी भी रहेगी। मुझे लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, जो कि करीब 2140-45 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म में 2250 के मेरे टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 2110 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए HUL खरीदारी करने की राय। 2140-45 के आसपास चल रहा है, 2140 के आसपास से एंट्री कीजिए। ये एक FNO का स्टॉक है जहां पर आप तेजी कर सकते हैं। 2110 का लगाइएगा स्टॉप लॉस और 2250 के टारगेट के लिए यहां पर करनी है आपको खरीदारी। ये दो बेहतरीन पिक सेठी साहब की तरफ से आती हुई, बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब आपका ये बेहतरीन पिक बताने के लिए। जिस और वेदांता की जो बात आप कर रहे थे, और हमारे भी ट्रेडिंग टारगेट 115 के हासिल हुए दिवाली के दिन, जो मुहूर्त ट्रेडिंग की पिक दी थी। अब आइए बता दें, वेदांता में जो खबरें चल रही कि कंपनी बायबैक ला सकती है और बायबैक लाकर इनडायरेक्टली प्रमोटर्स की स्टेक बढ़ सकती है। कितना बायबैक हो सकता है, किस प्राइस पर हो सकता है, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च आपके सामने आने की तैयारी में हम हमेशा कोशिश करते हैं। मर्जर्स, बायबैक, एक्विजिशंस, स्पेशल डिविडेंड, इन सब सिचुएशन में आपको एक अच्छी और बेहतरीन रिसर्च दी जाए कि क्या कुछ हो सकता है, ताकि आप उसके लिए तैयार हैं। अब ये नहीं पता बायबैक आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा और आएगा तो कितना आएगा। बाकी दो का हमें नहीं पता, लेकिन तीसरे का हमें पता है, आएगा तो कितना आ सकता है। ये पूरी कैलकुलेशन लेकर आपके साथ है तैयार इस वक्त वरुण दुबे। वरुण, बताइए क्या कैलकुलेशन किया आपने? देखिए अनिल जी, हमारा कैलकुलेशन कहता है कि बायबैक जो है करीब करीब 10% कर सकती है कंपनी बायबैक, यानी कि प्रमोटर्स का फिलहाल जो हिस्सा है करीब 50% के आसपास है। वैसे तो कंपनी 75% तक लेके जा सकती है, लेकिन हमें लगता है कि करीब 10% के आसपास का बायबैक जो है वो कंपनी कर सकती है। और जो भाव जिस पे बायबैक आ सकता है वो है करीब करीब 135 से 140 के आसपास का। इसके बीच में प्राइस जो है कंपनी के बायबैक का हो सकता है। अभी कैलकुलेशन हमने कैसे की ये आपको बताते हैं। इस कंपनी का जो कुल पेड अप कैपिटल और रिजर्व है वो करीब 56,300 करोड़ के आसपास है। अब कंपनी को अगर बायबैक लाना है तो इसके काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन अगर कंपनी, जहां तक हमें समझ में आता है वेदांता, ज़्यादातर अपने बोर्ड अप्रूवल से ही बायबैक करेगी। अगर बोर्ड अप्रूवल से बायबैक किया तो इस पेड अप कैपिटल का करीब 10% कंपनी बायबैक कर सकती है, यानी करीब 5,600 करोड़ के आसपास का बायबैक जो है वो कंपनी को करने का अप्रूवल मिल सकता है। कंपनी के पास कैश जो है, हाल ही में कंपनी ने डिविडेंड दिया था, आपको याद होगा, तो उसके बाद जो कैश बचता है कंपनी के पास वो करीब 6,000 करोड़ के आसपास बचता है। तो इसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें और 10% के आसपास कंपनी अगर स्टेक बढ़ाना चाहे तो कंपनी को करीब 36,500 करोड़ शेयर जो है वो खरीदने पड़ेंगे। तो 5,000 के आसपास, 5,000 करोड़ के आसपास का बायबैक होगा और 36 करोड़ के आसपास का बायबैक, शेयर्स का बायबैक अगर कंपनी ने किया तो इसकी प्राइस आती है 136 रुपीज़ के आसपास। इसके लिए हम कह रहे हैं कि 135 से 140 के बीच का बायबैक होगा प्राइस, और 10% के आसपास की इक्विटी जो है ये कंपनी बायबैक कर सकती है। हालांकि अगर कुछ कम बायबैक किया कंपनी ने, अगर 7% 6% के आसपास,
तो बुल केस 158 160 के आसपास का भाव भी हो सकता है, लेकिन बेस केस जो है वो 135 से 140 रुपए का है। ओके 135 से 140 रुपए के आसपास का बायबैक हो सकता है अगर 10% का किया। तो 5% का करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपनी प्राइस बढ़ाएंगे, लेकिन अगर इरादा प्रमोटर्स को अपनी स्टेक बढ़ाने का है कि अब डायरेक्टली डीलिस्टिंग करना है मुश्किल, स्टेक बढ़ाई जाए बायबैक करके, तो जाहिर सी बात है फिर वो बड़ा बायबैक करने की सोचेंगे और कम प्राइस पर भी। एक बार जैन साहब से राय लें। जैन साहब, वेदांता क्या है आपका व्यू? 113 114 पर स्टॉक चल रहा है और बायबैक की खबरें अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ऐसा हो सकता है, तो बताएं क्या करना चाहिए? नहीं हो सकता, देखिए डीलिस्टिंग में जब अनसक्सेसफुल हुए हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करेंगे, और देखिए बीपीसीएल वाली न्यूज भी साथ में है, तो डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा लगती नहीं है। और जिस तरीके से मेटल्स में भी रुझान है और इंडस्ट्रियल्स और मटेरियल्स अब जब चलेंगे, क्योंकि जब नॉर्मलसी की तरफ आते तो ये सारे स्टॉक्स भी अच्छा करेंगे ही। टाटा स्टील अच्छा परफॉर्म किया है, जेएसडब्ल्यू किया है, तो ये भी ज्यादा पिछड़ा हुआ नहीं रहेगा। सो ओवरऑल डाउनसाइड रिस्क कम है, जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखें। बाकी मुझे कोई बहुत ज्यादा बायबैक को लेकर कोई मैं खरीदी की राय दूं ऐसा नहीं है, बस जस्ट इट्स अ होल्ड फ्रॉम माय साइड। ओके, तो ये है आपके लिए राय होल्ड करने की वेदांता में। आइए एक और सिमी जी का फेवरेट स्टॉक है एसआरएफ। सिमी जी तैयार रखिए आप चार्ट फार्ट देखकर, लेकिन आपको बताना ही है कि एसआरएफ में तेजी करनी है या मंदी। वैसे आपसे मंदी बड़ी मुश्किल से निकलती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको सारे लॉजिक और तर्क सुनने हैं, तेजी के क्या है, मंदी के क्या है। देवांशी जुड़ रही है हमारे साथ बताने के लिए एसआरएफ बुल वर्सेस बेयर, और उसके बाद फाइनल जजमेंट आएगा सिमी जी की तरफ से। देवांशी बताइए दोनों के लॉजिक। बिल्कुल, आज सबसे पहले आप देखिए कई दिनों से लगातार हम देख रहे थे कि एसआरएफ ये जो स्टॉक था इसमें लगातार तेजी बनती हुई दिख रही थी। जब कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए तो हमने देखा कि इनके जो सारे सेगमेंट्स है, बिजनेस सेगमेंट्स है, इसमें अच्छा खासा सुधार होता हुआ दिखा। लेकिन जो एक कारोबार या एक सेगमेंट है जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था वो उनका केमिकल सेगमेंट था, या उनकी जो स्पेशलिटी केमिकल है वहां से इनको सबसे ज्यादा ग्रोथ आती हुई दिखी। करीब 30% तक की सालाना ग्रोथ हमने इस सेगमेंट में देखी है। इसके अलावा इनका जो दूसरा सेगमेंट है वो पैकेजिंग सेगमेंट है, और जिस तरह से हम देख रहे थे कि लॉकडाउन में जो पैकेजिंग सेगमेंट्स है या जितनी भी कंपनीज है इनमें अच्छा बिजनेस आता हुआ दिखा, इनकी आय में बढ़त होती हुई दिखी, तो इस सेगमेंट में भी करीब 25% तक की ग्रोथ देखने मिली है। तीसरा सेगमेंट जो टेक्सटाइल का था उसमें धीरे धीरे रिकवरी आती हुई दिख रही है, लेकिन अगर आप बाकी पेयर्स से देखें तो रिकवरी आती हुई जरूर दिख रही है। लेकिन ये जो दो सेगमेंट्स है पैकेजिंग और केमिकल्स, इन दोनों में शानदार तेजी हमने इस तिमाही में देखी है। यही नहीं, जितने भी एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि आने वाले समय में जो केपेक्स कर रही है कंपनी उसमें से, क्योंकि ज्यादातर जो केपेक्स है वो उनके केमिकल्स पर ज्यादा फोकस करते हुए दिख रही है, और कंपनी के मैनेजमेंट का भी यही मानना है कि आने वाले 3 से 4 साल में इनके जो ग्रोथ ड्राइवर होगा वो यही सेगमेंट रहेगा, यानी कि केमिकल्स का जो सेगमेंट है। प्लस हम देख रहे थे कि जितने भी एनालिस्ट है वो काफी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं दोनों सेगमेंट्स, पैकेजिंग और इनके केमिकल कारोबार पर, और इसी के चलते इन्होंने जो ईपीएस है वो करीब 2% से लेकर 5% तक बढ़ाए थे, और लगातार उसके बाद हमने देखा कि एसआरएफ नए हाइस पर ट्रेड करता हुआ दिखा। तो ये कुछ ऐसी फंडामेंटल्स थे जिसके चलते हम देख रहे हैं कि एसआरएफ में लगातार तेजी बनती हुई दिख रही थी। लेकिन अगर हम मंदी की बात करें या रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ से जो टारगेट्स दिए हुए थे वो अब ऑलमोस्ट अचीव होते हुए दिखे हैं। इसके अलावा अब महंगा लग रहा है वैल्यूएशन, क्योंकि बाकी अगर आप पेयर से कंपेयर करें तो स्टॉक फिलहाल वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा होता हुआ दिख रहा है। शेयर में ऑलरेडी करीब 15 से 20% तक की तेजी हमने देख ली है नतीजों के बाद, और लगातार स्टॉक रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और इसी के चलते आप देखिए जो एनालिस्ट है इनका कहना है कि अब और आगे कितनी तेजी आते हैं, इन पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच इनकी तरफ से। और आखिर में अगर आप देखें तो इनकी जो टेक्सटाइल सेगमेंट है यहाँ पे ग्रोथ हुई है लेकिन थोड़ी सी धीमी होती हुई दिख रही है, तो इसी के चलते थोड़े से कंसर्न्स भी जरूर बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एसआरएफ में लॉजिक, तेजी की तरफ भी मंदी की तरफ भी। चार्ट्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बताएं सिमी जी, तेजी करनी है या मंदी? सबसे पहले तो अनिल जी इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगी कि करंट लेवल पर तो बिल्कुल नया खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता है कि ये रेंज, ये लेवल सस्टेनेबल होगा। ये मुझे लगता है क्योंकि मैं चार्ट का टेक्निकल मेरा जो व्यू है यही मैं देती हूँ, हो सकता है मेरा व्यू गलत हो जाएगा।
पर मुझे लगता है कि स्टॉक में एक मैसिव ब्रेकआउट देखा गया था 4600 के ऊपर, और तब जाके सीधा 2 दिन में स्टॉक 4900 5000 का रेंज अचीव किया था। अब ये स्टॉक उसके बाद उसी रेंज के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है, जिसका बेस 5000 के आसपास बन रहा है और रेजिस्टेंस करीब 5200 के आसपास है। हो सकता है आज का क्लोजिंग 5200 से ऊपर भी आ जाए। पर मुझे लगता है अनिल जी कि फ्रेश बाई करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। करंट लेवल पर तो बिल्कुल मत करें, क्योंकि मुझे लगता है कि टेक्निकली हो सकता है कि 5400 का टारगेट भी पॉसिबल है, पर इसमें फ्रेश एंट्री तब भी मुझे कंफर्टेबल होगा। मैं कंफर्टेबली तब भी बाई करने का सजेशन दूंगी जब ये स्टॉक 4900 से 4500 के बीच में कंसोलिडेशन जोन में एटलीस्ट 1 महीने बिताएगा। मुझे लगता है कि इसमें एक करेक्शन ड्यू है, जो कोई भी दिन आ सकता है, और जिस दिन आएगा उस दिन 400-500 पॉइंट का फॉल, मतलब 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ऐसा फॉल इसके लिए बहुत ज्यादा बात नहीं होगा। करंट लेवल पर मुझे भी बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है, पर इस रैली में 5400 तक भी चला जाए तो ठीक है। वो रैली एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करने के लिए यूज करना पड़ेगा, और वापस से पोर्टफोलियो में बाई करने के लिए 4600 से 4500 के बीच में अगर आता है तो वापस से रीएंट्री का सोच लीजिएगा। मुझे लगता है कि एक करेक्शन इसमें ड्यू है। क्यों अल्टीमेटली शॉर्ट कॉल दे ही दिया, शॉर्ट नहीं दिया, प्रॉफिट बुकिंग का कॉल दिया अनिल जी। ठीक है, इसे शॉर्ट कॉल ही माना जाए, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप बाय कॉल नहीं भी दे रही उसे भी शॉर्ट कॉल, और वो भी एसआरएफ जैसी कंपनी में शॉर्ट कॉल ही है। चलिए, तो एसआरएफ पर शॉर्ट कॉल है। अच्छी तेजी के बाद अब थोड़ा इंतजार करें, अच्छे लेवल पर आने दें और उसके बाद करें। जी दीप, आप कुछ कह रहे थे? दीप नहीं, बिल्कुल। तो सेफ प्ले किया सिमी जी ने, कहानी शॉर्ट करिए, बट डेफिनेटली मुनाफा वसूली की सलाह तो आ ही गई है। नज़र रखते हैं जहां तक एसआरएफ का सवाल है। पर आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर थोड़ा एक्शन आ रहा है। अब इनिशियल जो बाउट ऑफ सेलिंग आई थी उसके बाद बाजार थोड़े संभलते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि खरीदारी आ रही है, बट एटलीस्ट जो गिरावट की गति थी वो थोड़ी थमती हुई दिखी है। और मेटल स्टॉक्स में एक बार फिर से एक्शन आ रहा है। हमने बात करी थी वेदांता की, जहां पर थोड़ा एक्शन दिख रहा है। जेएसपीएल में थोड़ी सी अब निचले स्तरों से खरीदारी आती हुई दिख रही है। साथ ही नजर रखिए टाटा स्टील पर, यह भी अभी पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड आउट कर रहा है। और नैल्को तो सुबह से ही काफी एक्टिव होते हुए दिख रहा है। ऑटो स्टॉक्स में मूव आया है और बॉश एक स्टॉक है। ज्यादातर हम इसमें बड़ी मूव्स नहीं देखते हैं, बट फिलहाल अगर देखें तो बॉश में एक्शन आ रहा है। 4% की तेजी दिखा रहा है। मदरसन भारत फोर्ज में बढ़िया एक्शन के बाद अब बॉश थोड़ी मूवमेंट दिखा रहा है। श्रीकांत जी, चार्ट पर कुछ इंटरेस्टिंग है। बॉश के 12000 के लेवल्स के करीब है, थोड़ा मूव आते हुए दिखता है। दीपांशु, देखिए वैसे पूरे ऑटो एंसिलरी में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है, और इनफैक्ट अभी इसने तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और अप्लायंसेस में भी एंट्री कर ली है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे अवेलेबल है। कल के दिन में इसने एक रिवर्सल फॉर्मेशन किया था, और आज उसमें वॉल्यूम बेस्ड रिकवरी के साथ एक रिवर्सल फॉर्मेशन भी बना है। तो बिल्कुल करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। 11950 के करीब है। वैसे स्टॉक ट्रेडर्स का काफ़ी फेवरेट है दीपांशु, तो बिल्कुल इसे बाय करें और 11700 का स्टॉप लॉस रखें। और टारगेट्स जो रहेंगे वो रहेंगे तकरीबन 12350 से लेकर 12500 के। तो काफ़ी अच्छा एक शानदार शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पिक हो सकता है। ओके, तो ये ट्रेडिंग पिक भी हो सकता है, भले आपको लगता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, लेकिन ट्रेडिंग पिक के तौर पर भी आप डाल सकते हैं नजर। ग्रेफाइट से रिलेटेड शेयर बड़े एक्शन में, एचईजी, ग्रेफाइट इंडिया, क्यों बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले वक्त है बीटीएसटी कॉल्स का, और बसिन साहब हो रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल। एक बार फिर से स्वागत है बसिन साहब आपका। आपका अलर्ट बैंक निफ्टी पर सही काम का साबित हुआ, और एक बार तो 29,000 के नीचे भी फिसला है। हल्की फुल्की रिकवरी अब एक्सपायरी के लिहाज से। बताएं सर अपडेट और साथ ही आपके फ्रेश कॉल्स। तो अपडेट, आपको जो शॉर्ट कॉल दी थी सर वो सारी हिट हो गई, आपके सामने है। और मैं आपसे कल से चिल्ला के बोल रहा हूँ 30,000 की चक्कर में मत रहना, कहीं 25,000 आ जाए फिर आपको नफा रह जाएगा। बैंक्स बहुत ओवरबॉट है, दिस इज अ गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट। एंड लाइक आई सेड, इफ यू हैव पैरेलल पोजीशंस, गेट इनटू टेक्नोलॉजी, गेट इनटू फार्मा, गेट इनटू कंजम्पशन, दे आर वेरी वेरी सेफ स्पेसेस टू बी। अब आपके लिए 2 कॉल्स है सर, एक बाय है एक सेल है। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी हाँ सर, प्लीज बताएं। तो बाय में है सर, मेरे को इस भाव पे टेक महिंद्रा बहुत फेवरेबल है। 823.24 का भाव है, 808 का स्टॉप लॉस रखिए, 875 का टारगेट। और सेल में है सर बजाज फाइनेंस, 4585.90 में बेचिए,
4650 का स्टॉप लॉस, 4300 का टारगेट। ओके, तो एक खरीदे एक बेचे। टेक महिंद्रा आईटी शेयर पर लगातार बुलिश है। बसिन साहब 823, 824, 823, 824 पर खरीदिए टेक महिंद्रा। 808, 808 का स्टॉप लॉस, 875 का होगा टारगेट। वहीं बजाज फाइनेंस यहां पर बिकवाली करने की राह है। 4585, 4590, 4585, 4590 में बेचे। 4650 का स्टॉप लॉस होगा और 4300 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। परफेक्ट, ये है बसिन साहब की राय। शुक्रिया बसिन साहब, आपसे कल सुबह फिर होगी मुलाकात। आइए इस बीच बाजार थोड़े से संभलने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी आधा घंटा बचा है, 35 मिनट बचे हैं। 29,000 के आसपास बैंक निफ्टी है, 12,800 के आसपास निफ्टी, 12,750, 12,825 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लिया है 12,745 पर, वहीं से घुमाए। और 28,800 के आसपास जो एक मजबूत सपोर्ट 28,850 के आसपास था, एग्जैक्टली वहीं पर लिया है सपोर्ट, और थोड़ी वहां से रिकवरी की कोशिश होती दिख रही है। आइए कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में आ रहे हैं उन्हीं पर राय ली जाए। केमिकल स्टॉक्स में बड़ी तेजी बनती दिख रही है। एसआरएफ का भी हमने जिक्र किया। जैन साहब, टाटा केमिकल आज का टॉप गेनर है। कोई केमिकल स्टॉक आपको लगता है कि रोटेशन में अब फिर से यहां पर नंबर आ सकता है, तो यहां खरीदारी की जाए? ओके, जैन साहब हमारे साथ, जैन साहब से संपर्क नहीं हो रहा है। जैन साहब से हम फिर से कार्यक्रम में होंगे, वो जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन इस बीच ग्रेफाइट कंपनी वाले शेयर HEG और ग्रेफाइट इंडिया, यहाँ बड़ी तेजी हुई है। आशीष हमारे साथ है बताने के लिए तैयार। आशीष बताइए क्यों ये स्टॉक दौड़ लगा रहे हैं? दरअसल अनिल जी, इस सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जो स्टील सेक्टर है इससे इंटीग्रेटेड है। अब कारण ये है कि स्टील उत्पादन में जो है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल होता है, और लगातार काफी हफ्तों से हम देख रहे हैं कि जो स्टील सेक्टर का आउटलुक है, पिछला पूरा साल देखिए ट्रेड वॉर के कारण यहाँ पर परेशानी देखी गई थी। अब फिर कहीं ना कहीं लॉकडाउन, कोरोना वायरस के चलते दबाव देखने को मिला था, लेकिन अब निचले स्तरों से जो है स्टील सेक्टर अब उभरते हुए नजर आ रहा है, और बेहतर आउटलुक का ही असर इन स्टॉक्स पर आपको देखने को मिलेगा। HEG, ग्राफाइट इंडिया, और यहाँ पर देखिए कि स्टील सेक्टर में बताया जा रहा है कि मांग फिर से रिवाइवल देखने को मिल रही है। ना कि सिर्फ भारत में, चाइना काफी ज्यादा जो है स्टील इंपोर्ट कर रहा है, तो प्रोडक्शन लगातार हर देश में जो है स्टील का वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और खास बात अनिल जी ये भी देखेंगे कि कीमतें भी जो है वो भी काफी ज्यादा सपोर्टिव नजर आ रही है स्टील की। एक और बात ये भी कि कल जो है हमने कॉर्पोरेट रडार में HEG के मैनेजमेंट से बात की, तब मैनेजमेंट ने जो है काफी बढ़िया आगे का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और आउटलुक हमें बताया था। दरअसल अगर आप इनकी दूसरी तिमाही के नतीजे देखें ग्राफाइट इलेक्ट्रोड कंपनीज के, तो इन्होंने जो है कामकाजी घाटा दर्ज किया था, मार्जिन नेगेटिव थे, मुनाफे से घाटे में आई थी कंपनीज। लेकिन अब ये जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड कंपनीज है, इनका मानना है कि इनके पास जो है हाई प्राइस वाली जो इन्वेंट्री थी वो काफी ज्यादा जमा हो गई थी, वो बिक नहीं पा रही थी। उसके वजह से इनके नतीजे कंटिन्यूस हम देख रहे थे कि खराब थे। इन्होंने उत्पादन की गाइडेंस को भी कट किया था, लेकिन अब ये स्ट्रांगली मान रहे कि अगले 2 तिमाहियों में अगर आप देखें तो इनकी जो हाई प्राइस वाली इन्वेंट्री है वो खत्म हो जाएगी, और वहां से जो है फिर एक बढ़िया आपको वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी। अच्छी बात यह कि कुछ दिनों में अगर आप देखें, कुछ तिमाहियों में, तो जो नीडल कोक की कीमतें हैं पिछले साल के मुकाबले, नीडल कोक जो कि ग्राफाइट इलेक्ट्रोड बनाने का रॉ मटेरियल है, इसकी कीमतें भी घटी हैं। तो मैनेजमेंट जब HEG से हमने पूछा मार्जिन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि करीब 30 से लेकर 35% तक के हेल्दी एबिटा मार्जिन से आगे जाकर रिपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि एक और बात है कि जैसे 2017 और 18 में एक साइक्लिकल बूम हमने देखी थी, जब ये स्टॉक ने लगभग 8 से 9 गुना रिटर्न दिया था, वैसा माहौल एक्सपेक्ट करना अभी काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो वन टाइम सिनेरियो था। इस उतने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं है, लेकिन क्योंकि देखिए आप ऊपरी तरफ से ये स्टॉक काफी ज्यादा गिर चुके हैं। 2017-18 में 9 गुना स्टॉक हो गए थे, और वहां से भी अगर आप देखें तो लगभग ऑलमोस्ट 84-85% के करेक्शन दोनों ही स्टॉक्स में, HEG और ग्राफाइट इंडिया में देखने को मिला है। यानी अब आउटलुक सुधर रहा है, कीमतों में, भाव में इतनी ज्यादा गिरावट होगी है कि जो वैल्यूएशंस है वो आपको आकर्षक नजर आएंगे। दोनों ही कंपनीज अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूएशन पे फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। 2 टाइम्स प्राइस टू सेल्स है, 1 टाइम्स प्राइस टू बुक के वैल्यू पर चल रहे हैं। ऐसे में जब आउटलुक सुधर रहा है, इसका ये असर देखने को मिला, और आज देखिए दोनों स्टॉक्स में बढ़िया खरीदारी देखी जा रही है। तो ग्रेफाइट और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड शेयरों में इसीलिए उछाल है कि यहाँ पर स्टील के साथ साथ इनकी भी मांग मजबूत होती दिख रही है। जिन हिसाब से थोड़ी देर में हम कनेक्शन होगा और उसके बाद हम पूछेंगे भी ग्रेफाइट शेयरों में इतना एक्शन क्यों है। लेकिन आज 15% बढ़ता हुआ ग्रेफाइट इंडिया। जरा सिमी जी, ग्रेफाइट इंडिया के चार्ट्स देखिए, 211, 212 पर चल रहा है, 15%। अब वैसे तो आपके लिए ज्यादा कुछ करने को बचा नहीं है, 5% की जगह आज के लिए और बची है। लेकिन थोड़ा पोजिशनल कॉल अगर आप देना चाहें, बताएं क्या करना चाहिए।
अनिल जी, न्यूज़ मैंने सुन लिया और उसके बाद मैं चार्ट्स भी देख रही हूँ। सुबह भी मैंने देखा था, ये मेरा रडार पर ही था सुबह से 15-16% आप देखा था सुबह। अभी थोड़ा-सा लोअर लेवल्स पर है। अनिल जी, मुझे लगता है कि चार्ट देख के अगर ये स्टॉक वापस से 200 के आसपास आता है या 210 के आसपास ये स्टॉक वापस कंसोलिडेट करके आता है, तो एक अच्छा जगह बनेगा जहाँ पे फ्रेश खरीदारी का सोच पाएँगे। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक 240-250 के रेंज पर जाने वाला है। पर एंट्री करने का मौका शायद हम लोग मिस कर गया। आज सुबह अगर ले लिया होता तो ठीक था। थोड़ा बहुत लोअर लेवल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। 200 के आसपास जितना नज़दीक 200 का आता है वो उतना ही ठीक है। वहाँ से 40-50 पॉइंट का रैली तो एक्सपेक्टेड है। पर ये जो 250 का लेवल मैं दे रही हूँ, ये 2020 का अप्रैल का हाई है। तो टेक्निकली मिनिमम वही लेवल है जो क्रॉस करके सस्टेन करना पड़ेगा। फ्रेश अप मूव देखने के लिए 250 51 का हाई क्रॉस करके सस्टेन करना पड़ेगा और वहां पे वॉल्यूम का सपोर्ट भी चाहिए। ऐसा अगर होता है, ब्रेकआउट अगर सही इसमें आता है, तो मुझे लगता है कि 250 के बाद इसमें 280 से 310 का रेंज आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से इट इज अ बाय। पर बेहतर ये होगा जितना जल्दी, जितना नजदीक 200 के आसपास होगा, उतना नजदीक खरीदने से डाउन साइड रिस्क कम हो जाएगा। 190 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर रही हूँ अगर 210-200 के आसपास कोई एक्यूमुलेट करने का सोच रहे हैं। इनिशियल टारगेट 240-250 का होगा। चार्ट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। कई दिनों से चला नहीं है, स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है और एक ब्रेकआउट जस्ट आया ही है आज। मुझे लगता है कि सस्टेनेबल होगा, पर कल भी इसको चलना पड़ेगा और लोअर लेवल्स पर एक्यूमुलेशन करने का सजेशन होगा मेरे तरफ से। ठीक है, 200 के आसपास जितना खरीदेंगे उतना बढ़िया। तब लगाइए 190 का स्टॉप लॉस और तब रखिए टारगेट 240 का। ये है ग्रेफाइट के लिए राय। ग्रेफाइट एचईजी जैन साहब, ये पूरी स्पेस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने वाली तेजी में है, आपके रडार पर है क्या? और अगर आपको कुछ पसंद है तो बताएं। हाँ देखिए, जब आप देखते हो तो ये दो कंपनी है, बट इनको पहले एक बार रेकमेंड किया था, फिर चाइना फैक्टर था और उसके बाद बहुत जबरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए। बट अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा होप करना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट मुझे लगता है कई बार कुछ नॉइज की वजह से भी थोड़ा वो हो जाता है। बट फिर भी मैं इसमें एक स्टॉक है, बहुत छोटी कंपनी है, मैंने जैन साहब के जेम्स में भी रेकमेंड किया हुआ है और वहां पे एक माहौल बना हुआ है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा है। वो पैनासोनिक कार्बन, जो कि एक एमएनसी कंपनी है, जापानीज एमएनसी कंपनी, बेहतरीन फंडामेंटल्स, बहुत छोटी मार्केट कैप की कंपनी, अराउंड 200 करोड़ की। तो पैनासोनिक कार्बन पे ध्यान दिया जा सकता है और टेक्निकली भी इन दिनों में बहुत अच्छा नीचे सपोर्ट लेके अच्छा चल रहा है, तो मैं वहां पे ज्यादा फोकस्ड हूँ। बट अदरवाइज इन दोनों स्टॉक्स में मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। एंड ये जो भी स्पाइक आई है इसमें अननेसेसरली बाइंग में नहीं आए। टाइम्स विल टेक टाइम टू चेंज द फॉर्च्यून ऑफ द इंडस्ट्री। ओके, तो डेफिनेटली इस स्पेस पर नजर रखिए क्योंकि मेटल स्टॉक्स में एक तो जबरदस्त एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है और साथ ही फिर मेटल से जो सारे रिलेटेड सेक्टर्स हैं वहां पर भी मूव आ रहा है और ये सारे स्टॉक्स जैसे कि जैन साहब कह रहे हैं एक टैंडम में मूव करते हैं, तो इसकी मूव पकड़ना जरूरी है, पर एक्शन इनमें भरपूर आते हुए दिख रहा है। मेटल स्टॉक्स की बात करी तो अभी थोड़ी देर पहले हम वेदांता की बात कर रहे थे और देखिए वेदांता पर एक अच्छी मूव आ रही है। मार्केट्स थोड़ा अप एंड डाउन है, थोड़ा प्रेशर है, पर वेदांता 3.5% की तेजी है और पिछले कुछ मिनटों में फ्रेश खरीदारी आई है वेदांता। और यहाँ पर तो ऑफकोर्स अनिल जी से भी आपको राय मिल चुकी है, तो एक बार देख लेते हैं कि वेदांता के स्टॉक पर अनिल जी ने आपको क्या राय दी थी। पर भी एक स्टॉक यहाँ पर देना चाहता हूँ, वो होगा वेदांता, जो मैं लगातार पिछले एक हफ्ते से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। 95 रुपये के आसपास से लगातार हमारी रिकमेंडेशन है कि वेदांता खरीदिए, इसको पोजिशनल तौर पर खरीदिए। मुझे लगता है वेदांता में अब भी आपको 115 रुपये के आसपास के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए, या आपके पास अगर लिया हुआ है तो होल्ड करें। ये 5 से 10% का मुनाफा आने वाले कुछ दिनों में आपको दे सकती है। वेदांता 115 का टारगेट था और 114.95 का हाई बना चुका है। कृपया इसे टारगेट अचीव माना जाए। 5 पैसे कम है लेकिन टारगेट अचीव। कुछ बढ़िया मुहूर्त पिक्स अनिल जी की जो ऑलरेडी आपको सुपर हिट रिटर्न्स दिलवा चुकी हैं, वेदांता भी उनमें से एक है। आइए कुछ और पिक्स आपके लिए तैयार हैं, बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, ये बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में ऊपरी लेवल से अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो सेल का कैंडिडेट अभी मेरे रडार पे आया है, मेरे नजर पे आया है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा टेल छोड़ दिया है और आज ऊपरी लेवल की जो बढ़त थी वो पूरी की पूरी गवा दी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में यहाँ से अब बिकवाली बढ़ते हुए हमको देखने को मिलेगी और हो सकता है नीचे में हमें
महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के अंदर 150 रुपए 148 रुपए तक के लेवल देखने को मिले। तो ऑप्शंस के जरिए यहाँ पे ट्रेड बिठाए। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का 155 वाला पुट 4 रुपए 50 पैसे 5 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का 155 वाला पुट अभी 4 रुपए 50 पैसे 5 के बीच ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में आज ऊपरी लेवल से टेल छोड़ा है, स्टॉक अभी लोअर लेवल्स के पास आया है और यहाँ से और गिरावट दिखाना चाहिए। मैं यहाँ से प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि स्टॉक के नीचे के टारगेट बनेंगे 1 से 2 दिनों में 150 रुपए से लेके 148 रुपए तक के। इसके लिए M&M फाइनेंस का पुट यहाँ पे खरीदारी करें, नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 2 रुपए के नीचे, ऊपर में टारगेट बनेगा 8 से 10 रुपया। बाय M&M फाइनेंस 155 पुट एट CMP, स्टॉप लॉस 2 रुपया, टारगेट ऊपर में 8 से 10 रुपया। बिल्कुल, तो M&M का पुट खरीदने की राय है। M&M फाइनेंस 155 वाले कॉल पुट पर आप खरीदारी करके चलिए, ये आ रही है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय। प्रेशर बैंक्स में ही बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि फेडरल बैंक अब 5% नीचे है, उसके क्लोजली फॉलो कर रहा है SBI, जहां पर आप 4.5% की दिखा रहे हैं। ICICI बैंक भी अब 3.5% नीचे, और एक्सिस बैंक यहाँ पर भी प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। 3.5% की गिरावट एक्सिस बैंक में भी आ रही है इस समय। श्रीकांत जी, एक्सिस बैंक क्या करना चाहिए? यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रेड बनता है या ऑप्शंस के जरिए कुछ ट्रेड होगा? ओके, श्रीकांत जी के साथ थोड़ा और डिस्कनेक्ट हो गया हमारा ऑडियो। वागले साहब, आप एक्सिस बैंक पर कुछ राय रखते हैं सर? वागले साहब के साथ भी थोड़ा ऑडियो इशू आते हुए दिख रहा है। श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ गए, थोड़ा ऑडियो के कंसर्न है। श्रीकांत जी, एक्सिस बैंक के बारे में मैं पूछ रहा था, कोई ट्रेड बनता है इस गिरावट पे? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि वैसे फाइनेंशियल्स में काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट टेकिंग का एक मोड आया हुआ है, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो कल के जो हाईज थे आज बैंक निफ्टी या किसी भी बैंक स्टॉक ने क्रॉस नहीं किए हैं, तो मुझे लगता है कि इनमें और थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का दौर और चलेगा। और करंट लेवल से भी 612 के है, तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक एक बार 580 या 590 के रेंज में आके थोड़ा स्टेबल हो सकता है। वैसे ये हाई बीटा स्टॉक है, तो करंट लेवल से एटलीस्ट कोई भी लॉन्ग पोजीशन इसमें अवॉइड करे। बिल्कुल, लॉन्ग पोजीशन से अवॉइड करनी है। थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर गिरावट आते हुए देख रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक का एक और हाई बीटा फाइनेंशियल नेम जहाँ पर गिरावट है, पीरामल एंटरप्राइजेस, L&T फाइनेंस। तो जितने के जितने बाजार के फेवरेट हाई बीटा स्टॉक्स हैं, वहाँ पर आप थोड़ा प्रेशर बन रहे हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर प्रेशर आ रहा है, इकोनॉमी से जुड़े और अनलॉक से जुड़े स्टॉक्स हैं। इन्फो एज, सुमित जी 2.5% की गिरावट है इन्फो एज में, यहाँ पर कोई ट्रेड बन रहा है? दबाव देखने को मिल रहा है, 3860 के आसपास का भाव है। स्टॉक का जो इमीडिएट सपोर्ट है 3850 है। 3850 का लेवल टूटने के बाद इसमें भी दबाव आएगा, और फिर 3800 से 3750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करनी है इन्फो एज के अंदर दीपांशु यहाँ पे। बिल्कुल, लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करनी है इन्फो एज में, और थोड़ा संभल कर वहाँ पर आप चलिए, क्योंकि गिरावट का प्रेशर बनते हुए दिख रहा है इस समय। BHEL यहाँ पर अच्छी खरीदारी आई है, और एक्शन इस स्टॉक पर भी भरपूर है। थोड़ी देर पहले मूवमेंट भी था, बट वायदा कारोबार के बैन में है, तो वहाँ पर नज़र रखिए। बंसल जी, BHEL वैसे तो बैन में है, बट लेवल्स के मुताबिक क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे सर? आज 30 का लेवल इसने क्रॉस करने की कोशिश करी, सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट क्या यहाँ से और मूवमेंट बनते हुए दिखता है चार्ट पे? देखिए दिवांशु, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नीचे का लेवल है 28 रुपए, जो कि एक अहम सपोर्ट है। और इसने दिवांशु आपने राइटली मेंशन करा 30 का लेवल क्रॉस करा था, उसके ऊपर थोड़ा टिका भी था, बट निफ्टी की गिरावट के साथ ये स्टॉक भी गिर गया। तो जिन लोगों के पास है 28 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें। 28 रुपए के नीचे जाएगा तब ट्रेंड में दिक्कत है। एल्स देखना ये है कि 28 के लेवल टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं। अगर 28 के लेवल नहीं टूटते हैं तब ये दोबारा से 30 को ऊपर तोड़ने के लिए अटेम्प्ट करेगा। ओके, तो ये है आपके लिए BHEL पर फिलहाल व्यू। आप थोड़ी सी यहाँ पर मुनाफा वसूली देख रहे हैं। वैसे आज अच्छी मूव आई थी, क्योंकि BHEL, BEL जो डिफेंस से रिलेटेड कुछ और स्टॉक्स हैं, वहाँ पर आज अच्छे मूव आया था बाजार में, बट उस मूव को सस्टेन नहीं कर पाए हैं, और जो इस तरह से बाजार में गिरावट आई है,
इन स्टॉक्स पर भी आपने वीकनेस आती हुई देखी है फिलहाल। जैन साहब, डिफेंस स्पेस इतना पार्टिसिपेट नहीं करा है अभी तक रैली में, अगर थोड़ा रोटेशन आता है, मिड कैप स्पेस से कुछ स्टॉक्स एक्शन में आते हैं, तो क्या यहाँ पर मूवमेंट देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है BEL फैंटास्टिक स्टॉक है, इनफैक्ट आज बहुत बड़ा मूव दे चुका है। बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनानी चाहिए काफी दिनों से हम लोग, क्योंकि 90-95 का एक रेंज है जहां पे बहुत बढ़िया और फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया लगते हैं मुझे BEL के। पहले भी रेकमेंड किया, हालांकि PSU स्टॉक्स में ही डिफेंस में जा सकते हैं, तो थोड़ा सा यही पे ध्यान दे। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा अगर देखना है तो थोड़ा सा ये जो BDL है वहां पे काफी करेक्शन आ चुका, तो वहां पे देखा जा सकता है। बाकी थोड़ा सा मिधानी पे ध्यान दिया जा सकता है। तो ओवरऑल PSU स्पेस में भी ऐसा लगता है कि सरकार जो प्योरली डिसइन्वेस्टमेंट की थीम पे चल रही थी, और उनको ये समझ में आ रहा है कि अननेसेसरली डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वैल्यू क्रिएशन या वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टर्स का नहीं होता है, जो रिटेल भी और प्लस गवर्नमेंट भी। तो ये बाईबैक्स की जैसे जैसे न्यूज आती है तो मुझे लगता है कि PSU वापस से ठीक करेंगे। इवन CPSE ETF देखिए अच्छा खासा करेक्शन के बाद एक 16-16.5 के लेवल्स पे इनफैक्ट सपोर्ट लिया, और उन लेवल्स पे हम लोगों ने रेकमेंड भी किया हमारे क्लाइंट्स को। सो आई फील कि बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एंड भारत फोर्ज एक जो स्टॉक है वहां पे भी ध्यान दे सकते हैं, अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक है, बहुत दिनों से चला नहीं है, क्लास 8 की भी वो चल रही है, तो वहां पे ध्यान दे तो थोड़ा सा इन टाइप के स्टॉक्स में। बट ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द डिफेंस PSU। जैन साहब, जिन जिन स्टॉक पे ध्यान देना है उसमें ध्यान मतलब कैसे देना है? खाली देखना है कि खरीद लेना है, ऐसा मतलब? हाँ, बहुत सही क्वेश्चन है अनिल जी। एक्चुअली ध्यान इसीलिए मैं देने के लिए बोलता हूँ कि बहुत लोग एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर्स स्पाइक जब आता है स्टॉक में तब घुसते हैं। अब जैसे आज BEL है, BEL 2-3 दिन पहले हमारे एनालिस्ट, मेरे को ध्यान है हमारे पैनल पे 2-3 एनालिस्ट ने BEL को रेकमेंड किया है, और 95 के लेवल्स पे। तो अब ध्यान देके रखें कि अगर कहीं भी मार्केट करेक्ट होता है, पैनिक आता है, तो उन लेवल्स पे लेने की कोशिश करें, स्पाइक के बाद नहीं ले। एंड मौके मिलते हैं, बहुत मौके मिलते हैं। तो डिफेंस PSU तो ऑलरेडी काफी करेक्टेड है, तो वहां पे ध्यान दे। तो यही एक रीजन है कि अनिल जी नाम लिख के रखिए, लेवल्स और चार्ट्स दोनों देखते रहिए, और उन लेवल्स पे घुसे तो एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर रहता है। ओके और इस बीच जैन साहब जरा कुणाल जी और राकेश जी को भी किसी न किसी पर ध्यान देने की राय दीजिए। उनका ध्यान है नहीं आज से, मतलब वो उनके बिगुल को सांप सूंघा हुआ है, अभी तक बजा नहीं है। मतलब जब से शो शुरू हुआ है कुणाल जी राकेश जी के दर्शन ही नहीं हो रहे, आवाज नहीं आ रही है, तो जरा उन्हें भी बताइए कि किस चीज पर ध्यान देना है। बंसल जी, क्या दुविधा क्या है कि लॉन्ग कॉल दूं या शॉर्ट कॉल दूं? FMCG स्टॉक को देखकर लॉन्ग करूं या बैंक को देखकर शॉर्ट करूं? क्या मन में क्या दुविधा क्या चल रही, बताइए। मैं बताऊंगा सर। अनिल जी, दुविधा ये है कि देखिए बेचने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, और लेने वाली जो चीज है वो ऊपर से करेक्ट कर रही है, मतलब कि तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहे हैं। मतलब अरे वेट एंड वॉच मतलब क्या? मतलब आप एग्जाम में बैठे हैं पेपर देने के लिए, बोले थोड़ी देर पेपर 2-3 बार पढ़ लूं, बाद में लिखना शुरू कर, तब तक टाइम खत्म है, 3:30 बज जाएंगे सर। कुणाल जी जरा आप भी जागो, बंसल जी को भी जगाओ, 3:30 बजने की तैयारी में कुछ न कुछ एक्शन में आइए। चलिए, लेकिन इस बीच हम जो स्टॉक्स एक्शन में है, हाँ, जी बंसल जी बोलिए। देखिए अनिल जी, आज का अनिल जी टाइम थोड़ा चेंज हो गया, आपको शायद मालूम नहीं है। आजकल अनिल जी एग्जाम में बैठते हैं ना, तो पेपर पढ़ने के लिए अलग से 15-20 मिनट मिलते हैं अनिल जी। अब वो वाला टाइम नहीं रहा कि उसी समय में पेपर पढ़ना है और उसी समय में पेपर देना है। अच्छा, आज की डेट में जो बच्चे जाते हैं उनको 15-20 मिनट अलग से मिलते हैं अनिल जी पेपर पढ़ने के लिए। ये क्या बात कर रहे? अच्छा, ये तो पता ही नहीं था मुझे। हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हमारा तो बहुत, मतलब अपना जमाना कितना मुश्किल था बंसल जी, पढ़ना और एग्जाम पास करना। आजकल तो बड़ा आसान काम है, और ऐसा हर आदमी को लगता है कि जब उनका जमाना था तब लगता था कि पहले बड़ा, अब आसान है, पहले मुश्किल था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मुश्किल काम करने वाले ही हमारे सारे एक्सपर्ट्स। और इस बीच एक और स्टॉक जो एक्शन में आ रहा है वो आपके सामने रख दूं, वो है ग्लेक्सो। अभी सेठी साहब रिकमेंड करके गए थे 1448-1450 में, 1525 का टारगेट दिया था, और हाई बनाया है इस स्टॉक ने 1494 का। तो यानी कि उनके बोलने के बाद 40-45 रुपए की तेजी ग्लेक्सो में होती हुई दिखी। तो बहुत ही बेहतरीन एक मूव ग्लेक्सो में आता हुआ दिखा है सेठी। ओह देखिए क्या बहुत ही बढ़िया एक्शन हुआ है ग्लेक्सो में। जरा इसके लंबे वाले चार्ट देखिए, बताइए श्रीकांत जी, ग्लेक्सो क्या 1500 के आसपास अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये?
बिल्कुल अनिल जी, इनफैक्ट जितने भी मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज हैं उनमें सभी में एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है और ग्लैक्सो में भी पिछले कई दिनों से एक कंसोलिडेशन चल रहा था एक लंबी गिरावट के बाद, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है और बिल्कुल जैसे सेठी साहब ने बताया वैसे मुझे भी लग रहा है कि ये स्टॉक धीरे धीरे एक बार 1660 या 1680 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से अगर इसे लॉन्ग करते हैं तो हमें स्टॉप लॉस रखना है 1400 के करीब का। और साथ ही साथ अनिल जी मुझे लगता है कि एस्ट्राजेनेका फार्मा जो है यहाँ पे भी अच्छी तेजी बन रही है और यहाँ पे अगर लॉन्ग कर लेता है पोजीशन तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद आने वाले दिनों में एक बार 5000 या 5200 के लेवल्स छू सकता है। तो एस्ट्राजेनेका फार्मा भी उतना ही अच्छा लग रहा है जितना ग्लैक्सो फार्मा अच्छा लग रहा है। अरे तो फिर कुणाल जी कुछ नहीं तो एस्ट्राजेनेका ही दे दो, ये तो आपके पोर्टफोलियो का शेयर है, इसको देने में कहाँ सोचना है आपको। देखो एस्ट्राजेनेका दे दो, श्रीकांत जी ने आइडिया दे दिया आपको। अनिल जी देना थोड़ी है, लेना है अनिल जी, लेकिन मौका आने दीजिए अनिल जी। दोनों स्टॉक्स रडार पर हैं और जो ग्लैक्सो अभी सेठी साहब ने सजेस्ट किया वो भी बड़ा दमदार स्टॉक है अनिल जी, लेकिन मौका आएगा तब बिल्कुल खरीदारी की राय देंगे अनिल। खोज जारी है। चलिए खोज जारी है, आप चिंता मत करें, खोज जारी की जारी रखिए। तब तक आइए। हाँ बिल्कुल चिंता तो है ही नहीं भाई साहब, चिंता तो की नहीं, चिंता चिता समान है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन चिंता नहीं करने के पीछे कारण आप नहीं है, वो सुमित जी है, क्योंकि सुमित जी लगातार बिगुल को बिल्कुल एक्टिव रखे हुए हैं। तो सुमित जी के लिए बिगुल एक और सुपरहिट शेयर का। बताएं सुमित जी। बिल्कुल अनिल जी, मैंने खोज लिया है। मेरे पास जो स्टॉक आया है अनिल जी, वो वापस एक और एक स्टॉक बंदी वाला आया है और इस बारी जो स्टॉक आया है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। 332, 331, 55 पे ट्रेड कर रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील सेल करना है, पिछले 5 दिनों का लो ब्रेक किया है और अब यहां से अच्छी गिरावट दिखाने को तैयार है। ऑप्शन के जरिए ट्रेड ले। जेएसडब्ल्यू स्टील का 330 वाला पुट 7 रुपए 10 पैसे पर ट्रेड। अभी इसको खरीदारी करे। जेएसडब्ल्यू स्टील में यहाँ से गिरावट बढ़ने वाली है और कल मेरे को लगता है इसमें और गिरावट देखने को मिलेगी और नीचे में 320 रुपए 315 रुपए तक के लेवल जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए जेएसडब्ल्यू स्टील का 330 वाला पुट यहाँ पे खरीदारी करे, नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 3 रुपए का और ऊपर में टारगेट बनेगा 11 रुपए से लेके 15 रुपए तक के। बाय जेएसडब्ल्यू स्टील 330 पुट एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 3 रुपया, टारगेट 11 रुपया पहला, 15 रुपया दूसरा। 1 से 2 दिन का ये टारगेट होगा। ओके 11 और 15 के टारगेट के लिए आपको करनी है जेएसडब्ल्यू स्टील में बिकवाली। ये है राय सुमित जी की तरफ से। आइए कैश का ऑप्शन लेकर तैयार हैं जय ठक्कर। बताएं जय। जी अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी आज इनफैक्ट इंडेक्स पे मेरा काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है इंट्राडे पे, तो वहाँ पे मेरा अनिल जी नोटा रहेगा जहाँ तक निफ्टी बैंक निफ्टी का सवाल है। बट देन एक स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लॉन्ग आइडिया नज़र आ रहा है। जैसे मॉर्निंग में हमें एक लॉन्ग आइडिया आया था टाटा केमिकल्स के ऊपर और देखिए आप टॉप गेनर है आज का। तो सिमिलरली मुझे एक दूसरा एक कॉल ऑप्शन नज़र आ रहा है, वो है सन टीवी पर। तो सन टीवी पर मैं कहूँगा कि यहाँ पे हमें 430 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना चाहिए, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हम बोले कि हम लागत के हिसाब से देखें तो बहुत ही सही चल रहा है। तो यही सीरीज़ का मैं कहूँगा कि 430 का अनिल जी इसका कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं सन टीवी का। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि एट द मनी कॉल ऑप्शन में भी हम जा सकते हैं। सो ये अगर हम लेकर चले सो डेफिनेटली अच्छा होगा। इनफैक्ट किसी को फ्यूचर है तो भी अच्छा रहेगा। 421 422 के आसपास सन टीवी ट्रेड कर रहा है, तो इसको अगर लेकर चलते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 440 455 तक के रेंज हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने मिल सकती है इस सीरीज़ में, बिकॉज काइंड ऑफ एक डबल बॉटम फॉर्म हुआ है डेली चार्ट पर और आज जो हिसाब से एक पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है ये आज के ट्रेडिंग सेशन में, मुझे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में हमें एक फिर से एक बाउंस बैक देखने मिलना चाहिए और ये डबल बॉटम पैटर्न के कारण हमें लगभग 450-55 तक के लेवल्स सन टीवी में देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक किसी को ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना है तो सन टीवी में कर सकते हैं, फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में। ऑप्शंस में अनिल जी मैं देख रहा हूँ तो खास कुछ लिक्विडिटी है नहीं, सो आई थिंक फ्यूचर्स के जरिए इसमें ट्रेड करें तो बेटर रहेगा, बिकॉज इंडेक्स में थोड़ा नोटा है।
आज ऐसा कॉन्फिडेंस की कमी क्यों दिख रही है? मतलब ऐसा लग रहा है मैंने आपसे जबरदस्ती कॉल लिया, आपने जबरदस्ती दिया, मन नहीं है, फिर भी मतलब अनिल जी बोल रहे हैं या पूछ लिया तो कुछ तो बोल रहे, ऐसा फीलिंग आ रहा है थोड़ा सा। अनिल जी, इंडेक्स में अनिल जी नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आध दिन मुझे कंफर्मेशन के लिए चाहिए था। ये जो रिवर्सल हमें देखने मिल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म में रिवर्सल आया, बट देन टू कंफर्मेशन मिलेगा तो ही वहाँ पे कॉल दे। इसलिए अनिल जी, मैंने काफ़ी दिनों के बाद मैं कहूँगा कि हार्डली मैं कभी यूज़ करता हूँ नोटा, सो आज मैंने सोचा कि मैं भी उसके लिए वो यूज़ कर ही लूँ, सिंस आपने रखा है तो उसका फायदा उठा लूँ। यही तो प्रॉब्लम है। देखो यही तो अनुभव की कमी है आप में। देखो, बुजुर्गों से सीखो, कुणाल जी, राकेश जी से। इतना बड़ा वाला नोटा लगा के बैठे हैं। देखो, आपने नहीं लगाया, फिर भी मैं आपके लिए लगा देता हूँ। सन टीवी एफएनओ बैन में है, इसलिए आपका भी नोटा, कोई टेंशन ही नहीं, सन टीवी लेने की जरूरत ही नहीं है, ये एफएनओ बैन में चल रहा है, तो आपका भी नोटा सा हो गया। एंजॉय करिए लाइफ। तो मतलब हाँ, ये कुणाल जी, राकेश जी से सीखने लायक है कि किस तरह से 1.5 घंटे के शो में नोटा का भरपूर इस्तेमाल करें बिना डिस्टर्ब हुए, इधर उधर कोई टेंशन लिए हुए। आज मैं कुणाल जी, राकेश जी को छोड़ने वाला हूं नहीं। तो चलिए, आइए इस बीच जब तक कुणाल जी, राकेश जी तैयार हो, एक बिगोल बैन से बेनिफिट का आशीष हमारे साथ है इस वक्त। बताएं आशीष, एंट्री एग्जिट। अनिल जी, लिस्ट तो बहुत लंबी हो गई है। 11 स्टॉक्स फिलहाल अगर आप देखेंगे तो बैन में बने हुए हैं, और सरप्राइजिंग बात यह कि 3 मेटल स्टॉक्स ऐसे देखें जहां पर जो है जो पोजीशंस हैं वो थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई। हालांकि सिर्फ एक टाटा स्टील एक ऐसा स्टॉक होगा जिसकी पूरी संभावना नजर आ रही है फिलहाल जो है कि ये स्टॉक बैन से बाहर रहेगा, क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट ऑलमोस्ट 79% हो गई है। 80% से नीचे आती स्टॉक बैन से बाहर आता है। इसके अलावा JSPL पर भी नजर डाल सकते हैं। यहाँ पर भी जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है घटकर 81% आ गई है। सेल में भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 81% है, बॉर्डर लाइन पर है सेल और JSPL। लेकिन टाटा स्टील 80% से नीचे आ गया तो पूरी संभावना है कि स्टॉक जो है बैन से बाहर आ जाएगा। अब एंट्री की बात करें तो 4 स्टॉक सामने ऐसे आ रहे हैं जहां पर जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है इन्होंने 95% को क्रॉस कर दिया है। सबसे पहले देखिए, आज खबर भी आई थी DLF पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 105% है, पक्का ये तो बैन में आएगा। L&T फाइनेंस काफी समय के बाद यहाँ पर भी देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बढ़कर 100% हो गई है, ये भी बैन में आएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस लगभग 100% और फेडरल बैंक 98% बॉर्डर लाइन पर है। हो सकता है कि फेडरल बैंक बैन में ना आए, लेकिन DLF, L&T फाइनेंस और LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये तीनों की प्रबल दावेदारी है, ये बैन में आते हुए नजर आएंगे। ओके, तो मेटल्स के बाद अब कुछ और फाइनेंशियल नेम्स हैं जो बैन में आने की तैयारी में है, और साथ ही DLF यहाँ पर भी नजर रखिए, बैन में आने की तैयारी में है ये स्टॉक। बैन से बेनिफिट आशीष की तरफ से। पर आइए अनिल जी के लिए अब 2 बिगुल चाहिए। एक तो कल के 2000 आने वाले हैं, तो वहाँ पर भी हमारा इंतजार है, और साथ ही स्ट्रैटेजी का। तो पहले कल के 2000 जान लेते हैं अनिल जी से। बताएं सर, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड ही है या कल के 2000 कुछ अलग रहेगा? ना दीप, एक स्टॉक आया है, इंटरेस्टिंग स्टॉक है, और जो आमतौर पर जो बैंक्स और NBFCs में कमजोरी दिख रही है उसमें मुझे कमजोरी की तरफ एक स्टॉक नजर आ रहा है। 910 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, और ये है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। 910 908 रुपए के आसपास आज, हाँ जी हाँ, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। इसे शॉर्ट करना चाहिए, और आमतौर पर जो NBFCs में कमजोरी की शुरुआत होती है तो इनमें ये स्टॉक जो गिरने में आगे रहते हैं। और अभी M&M फाइनेंस भी आज टॉप बनाकर जिस तरह से गिरा है, अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी भी वहां पर शॉर्ट की राय दे रहे थे, तो ये एक अच्छा शॉर्ट साबित हो सकता है यहां से। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट में अगर आप शॉर्ट करते हैं तो नीचे की तरफ टारगेट रखिए आप 895 और 885 2 टारगेट, और उसके बाद अगर बाजार खराब हुआ तो 875 तक के टारगेट, 3 टारगेट हैं। तो मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए आप अपने टारगेट्स को और स्टॉप लॉस को रिवाइज करते चले। 908 910 के आसपास शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का दे रहा हूं, उसकी वजह यह कि अगर आप मल्टीपल लॉट करें तो एक थोड़ा ऊपर के लेवल पर और 920 रुपए के आसपास और शॉर्ट कर सकते हैं अगर आए तो, और 930 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। 930 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको शॉर्ट करना चाहिए यहां पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में। और नीचे की तरफ 895
885, 875 ये 3 टारगेट आपको रखनी चाहिए। तो थोड़ी एनबीएफसी में जो पोजीशन हल्की होती दिख रही है, जो थोड़े से शॉर्ट्स बनते दिख रहे हैं, उसका फायदा एक बार आप उठा सकते हैं। ऊपर के स्तरों पर आराम से धीरे धीरे जब भी रिकवरी होकर आए स्टॉक, तब आराम से शॉर्ट कीजिए। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से शॉर्ट करें। कम से कम ये जरूर है कि अगर आप शॉर्ट ना भी करें तो, और अगर तेजी की पोजीशन है तो एक बार थोड़ा एग्जिट कर लें। चार्ट्स कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, बैंक्स और एनबीएफसी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता दिख रहा है, तो यहां पर आप एक चांस ले सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बिकवाली की राय श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर आइए अब बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए उनकी फाइनल स्ट्रैटेजी का। सर, ग्लोबल बाजार कमजोर हैं, पर जब लास्ट हमने स्ट्रैटेजी ली थी वहां से और बिकवाली या और कमजोरी नहीं आई थी। उस समय डाउ फ्यूचर्स 150 अंक नीचे थे, फिलहाल 100 अंक नीचे हैं, तो थोड़ी हल्की सी रिकवरी भी हुई है निचले स्तरों से। नैस्डैक फ्यूचर्स आधे % से ज्यादा की गिरावट दिखा रहे थे, अब आधे % नीचे हैं, तो थोड़े ग्लोबल बाजार संभले, बट डेफिनेटली प्रेशर यहां पर है। यूरोप में भी कमजोरी है, लगभग 1% की गिरावट वहां पर भी आती हुई दिख रही है। सर, तो फ्रेश सेलिंग नहीं हुई है, बट डेफिनेटली थोड़े कमजोर ग्लोबल क्यूज हैं, बताएं क्या करके जाना चाहिए। दीप, देखो इसमें एक सिंपल चीज है, मैं बताऊं, दूसरों की गलती निकालना तो बड़ा आसान काम है ना, लेकिन जब खुद को करना पड़े तो बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं अभी जय को बोल रहा था कि जय बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल ढीला सा दिख रहा है, क्या बात है, आप बोल रहे हो तो दम नहीं आवाज में। कुणाल जी, राकेश जी की भी मैं बड़ी टांग खींच रहा था, लेकिन अगर मुझे आप बोलें कि अभी कल के लिए क्या करना है, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल उनके जितना ही है। और उस जो जय बोल रहे थे वो बात एकदम सही बोल रहे थे भाई कि एक दिन और देखना चाहता हूँ। एग्जैक्टली मैं भी एक दिन और देखना चाहता हूँ, और वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं वो डेटा के हिसाब से कह रहा हूँ। जिन लेवल पर बंद होने जा रहे हैं बाजार, ये मेक और ब्रेक लेवल है। 11,750 इसके नजदीक, माफ कीजिएगा 12,750 इसके नजदीक निफ्टी बंद हो रहा है। और आपको याद होगा कल और परसों दोनों ही दिन हमने 12,750, 12,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिया था बाजार के लिए। यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आज का लो 12,745 है, तो एकदम सपोर्ट पर मेक और ब्रेक। क्यों? अब आप डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे देखें और आज बाजार एकदम अपने सपोर्ट रेंज के नीचे बंद हो रहे हैं, तो अब आपको डाउ फ्यूचर देख के खरीदने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन 2 दिनों तक गिरने के बाद कोई बड़ी बात नहीं कि तीसरे दिन अमेरिका के बाजार बढ़ जाएं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जनरली अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड इस तेजी में यह है कि 1.5 से 2 दिन से ज्यादा का करेक्शन आपको मिला नहीं, और उस हिसाब से ये करेक्शन आज एक्सपायरी के साथ खत्म हो जाना चाहिए। तो एक केस है तेजी करने का। लाइफ टाइम हाई आपने आज बनाया, उसके बाद एक अच्छा करेक्शन हुआ, करेक्शन होकर आप एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास बंद हो रहे हैं, और उस सपोर्ट लेवल से बाजार कल एक गैप से ऊपर ओपनिंग भी दे सकता है जो 50-75 पॉइंट ऊपर हो। बहुत बढ़िया बात है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरी तरफ देखिए, अगर आज डाउ 250-300 पॉइंट और गिर जाए तो फिर आपके लिए 12,750 का सपोर्ट टूट जाएगा, और कल फिर आप सीधा गैप से 50-75 नीचे खुलेंगे। तो ये जो 50-75 पॉइंट ऊपर नीचे खुलने की रिस्क है, ये आपको थोड़ा असमंजस में रख रही है। फिर भी अगर आप इन दोनों में से मुझे एक ट्रेड कहेंगे कि दोनों में से क्या लेना चाहिए, तो 60% चांस लॉन्ग साइड पर ज्यादा है जहां आप बंद हो रहे हैं, क्योंकि आज हमारी गिरावट में थोड़ा योगदान एक्सपायरी का भी आ गया। अगर एक्सपायरी नहीं होती तो हम आज इतना नहीं गिरते। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि बेहतर है, सबसे बेस्ट नोटा, और अगर लेना ही है तो कॉल ऑप्शन के जरिए थोड़ी सी हल्की खरीदारी आप कर सकते हैं। जब 12,750 पर आप बंद हो रहे हैं तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 12,750 का ले लें, और 12,900 का कॉल ऑप्शन सामने निफ्टी का बेच दें। वो एक काम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, एग्जैक्टली 28,850 यहां पर जो क्लोजिंग मिली है उसके बाद से एक बड़ा ब्रेकआउट आया जो बाजारों को 1000 पॉइंट की और तेजी देता हुआ नजर आया। आप बिल्कुल उसके करीब 28,850 पर बंद होने जा रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर, जो मेक और ब्रेक लेवल है। तो कल गैप से आपको ऊपर या नीचे बैंक निफ्टी भी मिल सकता है। तो यहां पर भी वही वाली बात है कि रिस्क वही है कि आप गैप से खुलेंगे ऊपर या नीचे तो क्या करेंगे। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि बैंक निफ्टी पर कोई भी ट्रेड न ले, न तेजी का न मंदी का। और निफ्टी पर अगर किसी को जबरदस्ती लेना है कि भाई नहीं, मेरा तो बिना ट्रेड लिए मेरा काम ही नहीं चलता, नींद नहीं आती, और शाम को दोस्तों से फैमिली में डिस्कशन क्या करूं डिनर पे कि मैंने क्या किया आज दिन में, तो उनके लिए है 12,750 का कॉल ऑप्शन लेकर 12,900 का कॉल ऑप्शन बेचने की राय। अदरवाइज एंजॉय करें। जैन साहब, आपके यहाँ भी तो ऐसा होता होगा ना कि शाम को डिनर टेबल पे ये डिस्कशन होता होगा कि मैंने आज दिन भर में क्या किया, और फिर उसके बाद में आप चर्चा करते होंगे। मुझे सवाल से ज्यादा क्या चीज अच्छी लगी, महात्मा 3:27 का आपने ये सवाल पूछा, टाइमिंग। बाकी डिनर टेबल पे होता है क्या चला आज, दिन साहब के कैसा था, क्या हुआ आज, तो मैंने सर्किट लगते ही मैं बोलता हूँ कि एक्साइटमेंट तो रहती है, देखिए बेटे को, वाइफ को, ब्रदर को, सबको सुनाने का। बाकी ये डिस्कशन और ये समय है वो ज्यादा मुझे अच्छा लगा, आपकी टाइमिंग। और बाकी आपने जो माहौल बदला पूरा
इस शो में इससे सुस्ती आ रखी है, क्योंकि कुणाल जी राकेश जी के साथ मुझे पूरी सहानुभूति यूं है, क्योंकि अभी मार्केट में न करते बनता है ना वो मरते बनता वाली बात है, ना तेजी के मद्दी के कॉल दे सकते हो और तेजी करने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो वन शुड वेट एंड वॉच फॉर अ डे और टू। एंड एक बार आज कटान भी है, तो आज पूरी रियलिस्टिकली पिक्चर नहीं आ रही है सामने। बिल्कुल। तो देखो अब तो कुणाल जी राकेश जी के साथ अब जैन साहब की भी सहानुभूति आती दिख रही है। तो कोई भी जैन साहब नाम के लिए सहानुभूति आपके साथ प्रकट कर रहे हैं, लेकिन कुणाल जी राकेश जी या आप मानकर चले कि आपको छेड़ रहे हैं, आपकी टांग खींच रहे, आप ऐसा ही मानकर चलें। ये कोई सहानुभूति दिखाने वाले हाथी वाले दांत है, बड़े बड़े वाले काम वाले नहीं, अंदर तो अंदर वो छेड़ ही रहे हैं आपको। एक मुझे लगता है ना हर वक्त है ना, जब मैं बैठा रहता हूँ तो सारे टेक्निकल एक्सपर्ट पूरा घेर लेते हैं अनिल जी को और सारे दीप को, और सारे कॉल्स धड़ाधड़ आते रहते हैं, हमारा नंबर ही नहीं लगता। तो आज इनका नंबर लगा है तो ये मौका छोड़ नहीं रहे हैं। आइए मौका नहीं छोड़ते, क्लोजिंग की तैयारी है। दीप, ओवर टू यू। बिल्कुल अनिल जी, क्लोजिंग पर चलते हैं। उससे पहले सुमित जी के पास एक कॉल था सर, तो जल्दी से सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, जाते जाते मैं एक बीटीएसटी देना चाहूंगा एक्सिस बैंक पे सेल करने का। एक्सिस बैंक में यहाँ से बिकवाली देखने को मिलनी चाहिए, कल नीचे का लेवल देखने को मिलने चाहिए। तो बीटीएसटी सेल ले एक्सिस बैंक में। 600 वाला पुट यहाँ पे खरीदारी करे, 9 रुपए 10 पैसे 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। नीचे में 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में टारगेट 15 से 18 के बनेंगे। एक्सिस बैंक का 600 का पुट यहाँ पे खरीदारी करनी है 15 से 18 के टारगेट के लिए। कल लगता है ये नीचे मिलना चाहिए, 580 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो 580 के लेवल आपको मिल सकते हैं। एक्सिस बैंक 600 का पुट खरीदिए। सुमित जी की आपके लिए ये राय है। नवंबर महीने की सिर्फ दूसरी नेगेटिव क्लोजिंग होगी आज, जब आप बाजार फिसलते हुए दिख रहे हैं और ऊपरी सरों से काफी भारी गिरावट है। बैंक निफ्टी 900 अंक फिसला है, ऊपरी सरों से 28,850 के लेवल्स आ गए हैं। निफ्टी भी ऊपरी सरों से आप देखें तो लगभग 250 अंकों की गिरावट हुई है। फ्रेश हाई लगाने के बाद बाजार फिसलते हुए दिखे हैं। बैंक से सबसे बड़े कल्प्रिट्स थे, तो नजर रखिए एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक जिसकी सुमित जी बात कर रहे थे, कोटक बैंक भी थोड़ा प्रेशर में रहा, एचडीएफसी बैंक, इन सभी ने लीड किया है। साथ ही वायदा कारोबार में अगर आप देखें तो फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, यहाँ पर भी भारी गिरावट आती हुई दिखी है। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी आपको प्रेशर में ही दिखे हैं। फाइनेंशियल्स यहाँ पर भी प्रेशर दिखा, एल&टी फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन सभी स्टॉक्स पर प्रेशर आपको दिखा। इंडिया बुल्स हाउसिंग, यहाँ पर भी 2.5% की गिरावट ही आती हुई दिखी। इसके अलावा कोल इंडिया, यहाँ पर डिविडेंड एडजस्टमेंट है, इसलिए आपने आप गिरावट देखी। आज एक्स डिविडेंड हुआ है 7.5 रुपए का, कल रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड की। इसके अलावा डीएलएफ पर थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखा। इन्फो एज, यहाँ पर गिरावट आई। टाटा मोटर्स, यहाँ पर भारी मुनाफा वसूली हुई एक जबरदस्त तेजी के बाद। जेएसडब्ल्यू स्टील, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई प्रू, अल्ट्राटेक, ये कुछ और स्टॉक्स थे जो फिसले हैं। दूसरी तरफ टाटा केमिकल, जबरदस्त तेजी, वहां पर 8% का उछाल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 6.5% की तेजी। बाटा, यहां पर हमारे एनालिस्ट के टारगेट्स आते हुए दिखे, 5% का उछाल आते हुए दिखा। वेदांता, अनिल जी की भी राय यहां पर थी, जबरदस्त एक्शन है, 3% ऊपर। जेएसपीएल, नैल्को, पावर ग्रिड, बीएचईएल, आईटीसी, यहां पर भी अच्छी खरीदारी रही। यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरीज, यहां पर भी एक्शन बनते हुए दिखा। साथ ही महानगर गैस मूवमेंट था, टाइटन 1300 के ऊपर, यहां पर भी मूवमेंट आया। साथ ही ब्रिटानिया, डाबर, तो कुछ कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी आई। मेटल स्टॉक्स ने होल्ड आउट करा, ऑटोस नेम्स में भी कुछ स्टॉक्स में खरीदारी रही, पर आपने भारी बिकवाली देखी है, स्पेशली जिस तरह से बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर प्रेशर आया। तो अनिल जी, एक्सपायरी का दिन थोड़ा चॉपी रहा, पर एंड में गिरावट के साथ बंद हुए। नवंबर में सिर्फ दूसरा दिन है जो नेगेटिव क्लोजिंग आती हुई दिखी है सर बाजार के लिए। बिल्कुल दीप, और एक्सपेक्टेड है, ठीक है। कहीं कहीं कभी न कभी तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी और करेक्शन भी होगा, और जब बढ़ने में हम इस तेजी से बढ़ते हैं तो गिरने में भी वो तो आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। इसीलिए आपके पास एक ढाल होती है, हथियार आपके पास ट्रेड का है तो ढाल आपके पास स्टॉप लॉस की है, जो हमेशा डिसिप्लिन के तौर पर ऐसे दिनों में ही काम आती है। वो भी आप देखिए, जब लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद करेक्शन आया है। आज एक बार सुबह निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया है, लेकिन अब वो अलग बात है कि दिन के निचले स्तरों पर बंद हो रहे तो वो खुशी नहीं है, लेकिन हाँ बना तो है, रिकॉर्ड तो आज बना है। ऐतिहासिक स्तर आज आपको देखने को मिले जरूर हैं, और इसलिए देखिए जो सडनली बाजार में रिवर्सल आता है वो एक्सपायरी का अगर दिन नहीं होता तो शायद आपको इतना बड़ा कट देखने को नहीं मिलता।
क्योंकि डाउ फ्यूचर 100 ही पॉइंट नीचे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे बाजार अच्छे करेक्शन के साथ हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो लॉन्ग पोजीशन है वो एक्सपायरी के दिन कटती हुई नजर आई। 166 अंकों का नुकसान निफ्टी में है, 846 अंक नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी, 580 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में आपको नजर आएगा। बाजार बंद होने के बाद का एक्शन बता दें, दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो चुका है। पिछले 24 घंटों में 7,500 नए मामले दिल्ली में आए हैं और रिकॉर्ड 131 लोगों की जान गई है। दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों ही इस कोरोना को काबू पाने में जुटी हुई हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर दिल्ली में कोरोना बेकाबू कैसे हुआ है। राजधानी में कोरोना की इस थर्ड वेव, तीसरी लहर आई है, इसका क्या कारण है और क्या इस पर जल्दी काबू पाया जा सकेगा। इस चर्चा पर हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे दो खास मेहमान, डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, पूर्व डायरेक्टर ICMR NIV पुणे के, और साथ ही डॉक्टर रोमेल टिक्कू, एसोसिएट डायरेक्टर मैक्स हेल्थ केयर के, जो बताएंगे इन सब पर कि दिल्ली बनी कोरोना कैपिटल। आप भी कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या अपनी राय देना चाहते हैं तो आपकी खबर आपका फायदा हैशटैग का इस्तेमाल करें और आप जरूर हमें लिख भेजें। तो ये है बंसल जी, क्या माहौल बड़ा खराब है कोरोना का और दिल्ली में इस वक्त सिचुएशन खराब है? अनिल जी काफी खराब सिचुएशन है अनिल जी, आंकड़े भी काफी खराब है, आंकड़े तो आप देख ही रहे हैं और हालात तो हम यहाँ देख रहे हैं, काफी खराब अनिल जी सिचुएशन है यहाँ पर दिल्ली के अंदर। ओके, तो दिल्ली के अंदर सिचुएशन का, जैन साहब क्या आपके जयपुर में भी सिचुएशन खराब हुई है क्या थोड़ी कोरोना को लेकर? मुंबई तो अभी तक ठीक है, हमारे यहाँ कंफर्ट है। नहीं, बहुत बात सही कह रहे हैं अनिल जी। देखिए मुंबई और पुणे पहले ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थे और वहां कंट्रोल में है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ जो नॉर्थ इंडिया में थोड़ी सी ये फेस्टिव जो मूड था वो ज्यादा था, और दिल्ली तो है ही है और जयपुर में भी इनफैक्ट जहां मैं रहता हूँ वहां आसपास में इतना ज्यादा फैला और कई कई घरों में पूरे सारे मेंबर्स को हो रहा है, पहले से ज्यादा संक्रामक हो रखा है। और मुझे लगा, और अभी जब मैं शो के दौरान था तो एक मेरे रिलेटिव है, बुजुर्ग जरूर थे बट आज उनका 13वां दिन था, 14 दिन जनरली जब वो क्वारंटाइन रहते हैं, ही हैज जस्ट पास्ड अवे किशनगढ़ में। सो आई जस्ट गॉट टू नो कि कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, एज वालों को बहुत ध्यान देना है। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड इनफैक्ट मेरे पास रिलेटिव्स के फोन आ रहे हैं कि राजस्थान और नॉर्थ इंडिया दिल्ली में काफी प्रॉब्लमेटिक हो रहा है सिचुएशन, तो ध्यान तो रखना ही है। यस कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अनिल जी ये बृहस्पतिवार हो गया है और कल मस्ती की पाठशाला का हमारा दिन रहता है। अनिल जी कोई घोषणा नहीं हुई अभी तक, तो भूल गए हैं क्या अनिल जी? हाँ, बहुत सन्नाटा है अनिल जी इस बार, बहुत सन्नाटा है। नहीं सोचा था किसे, अब मुझे लगा कि आप सब लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, कोई पूछ नहीं रहा है तो ठीक है, थोड़ा ब्रेक लिया जाए, थोड़े समय के लिए मस्ती की पाठशाला को आराम दिया जाए, उसके बाद फिर से शुरू करेंगे। तो थोड़ा ब्रेक देने का सोचा है कि कुछ हफ्तों का ब्रेक दिया जाए, ये विचार। तो कुणाल जी थोड़ा ब्रेक देने के बारे में सोचा है? नहीं अनिल जी देखिए, आपने तो सोचा है लेकिन जनता को ये आपकी सोच पसंद नहीं आएगी। अनिल जी आपको विश्वास ना हो तो ट्विटर पोल करवा लीजिए तुरंत। ना मैं ऐसे गलती बिल्कुल नहीं करूंगा, मतलब बुरी तरह से जमानत जब्त वाला हारना हो जाएगा एकदम। वो तो मुझे मालूम है कि ट्विटर पे अगर पूछ लिया तो बिल्कुल ही लोग है ना वो 99-1 वैसा आएगा, एक वोट मेरा रहेगा, बाकी सारे अलग हो गए। लेकिन देखो एक चीज समझिए, मुझे मालूम है आप सब लोग मस्ती की पाठशाला बहुत पसंद करते हैं, सब एक्सपर्ट्स पैनलिस्ट भी पसंद करते हैं। अब तो सीमी जी के आने के बाद मस्ती की पाठशाला में 4 चांद और लग गए। लेकिन आप एक बात समझिए, देखिए कुछ इतने बढ़िया शोज टीवी पे आते हैं, जैसे आपके बच्चन साहब का KBC आता है, ठीक है, कपिल शर्मा जी का कॉमेडी नाइट्स आता है। अरे भाई वो भी तो ब्रेक लेते हैं, वो भी तो एक समय तक चलने के बाद थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस नए कलेवर में आते हैं, नए तरीके से आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे ब्रेक नहीं लेंगे तो हमारा शो इतना बड़ा कैसे बनेगा? ये भी तो सोचो, कम से कम इस एंगल से भी सोचो कि जितने बड़े शो है वो ब्रेक लेते हैं। तो जैन साहब ये बड़े अपने शो को बड़ा बनाने के लिए ब्रेक लेने का सोचा है? नहीं अनिल जी, मैं तो खुद इम्पेशेंट हो रहा था, तो हुआ क्या, इतना सन्नाटा क्यों है सडनली? नहीं करना अनिल जी, देखिए हम उनके शो में तो क्या होता है कि उनके साथ हो सकता है थीम की कमी हो, बट यहाँ तो आप जैसे क्रिएटिव, मतलब मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि इतना बिना कोई स्क्रिप्ट और कैसे इतना सडनली विट के साथ आप जो करते हो। तो मुझे लगता है अनिल जी करना चाहिए, प्लीज कीजिएगा, और हो सकता है कि बाद में कभी ब्रेक लेने की कोशिश करें, बट हमें तो अभी 4 मिनट हुए हैं, तो अभी तक तो चलिए दीजिए सर।
अभी तो बहुत सारे गाने भी बनाए हुए हैं मैंने अभी। ओहो, आपने धर्म संकट में डाल दिया थोड़ा। चलिए इसके लिए जी कुणाल जी बोलिए। हाँ अनिल जी, एक सुझाव मेरा है कि देखिए जिस तरह का बाजार में माहौल रहता है, 10-10 मिनट का मस्ती की पाठशाला बाजार के दौरान ही कर लें तो अनिल जी वो भी बहुत बढ़िया एक सुझाव बन सकता है। हाँ, तो आज क्या किया हमने आप दोनों के साथ में, आप और आपके राकेश जी के साथ हम वही तो कर रहे थे। मैंने जी राकेश जी। देखिए अनिल जी, मस्ती की पाठशाला की बात हो रही तो एक चीज पूछना चाहूंगा अनिल जी कि ये आपने जो आज कुणाल जी को बुजुर्ग बोला अनिल जी, वो सीरियसली बोला कि अनिल जी मजाक में बोला? हाँ, मैं सारी मजाक करता हूँ, बहुत सीरियसली करता हूँ। मतलब बस अब आप समझ जाइए। लेकिन जो भी आपने मस्ती की पाठशाला की बात की, इस पर मैं पुनर्विचार याचिका दायर करता हूं। लेकिन ईमानदारी से ऑनेस्टली विचार ये था कि थोड़े समय के लिए ब्रेक दिया जाए और उसके बाद फिर से इसे बड़े जोश खरोश के साथ शुरू की जाए। तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का और दर्शकों का मुझे इस मामले में पूरा विरोध झेलना पड़ रहा है। तो इससे पहले कि हमारे एक्सपर्ट्स के बीच में इस बात का विरोध आगे बढ़े, जल्दी से दीप आप और मैं इजाजत लेते हैं। सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।